उसकी हंसी बहुत सस्ती है मालकिन। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह मुस्कुराने से हम तुम्हारा ब्याज माफ कर देंगे? व्यंग्य भरी हंसी के साथ आए इन शब्दों को सुनकर आस्था फैब्रिक्स की मालकिन आस्था शर्मा ने कपड़ों को तह लगाना बंद कर दिया। उसकी आंखें उस दिशा में घूमी जहां से आवाज आई थी। दो हट्टे कट्टे आदमी तंग गली में अपनी परछाई डाल रहे थे। आगे वाला रतन सिंह था और पीछे वाला उसकी परछाई। वे चांदनी चौक में राणा कैपिटल का शानदार बोर्ड लगाकर व्यापारियों का खून चूसने वाले झोंक थे। आस्था ने अपनी नजरें हटाईं और फिर से कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लापरवाही से जवाब दिया, कहते हैं ना रतन भाई, हंसते हुए चेहरे पर कोई थूकता नहीं, और ब्याज तो मैं समय पर दे ही रही हूं, तो आप चिंता क्यों करते हैं? अरे चिंता कौन कर रहा है? मुझे नहीं पता क्या कि आस्था जी की दुकान इस बाजार में सबसे भरोसेमंद है? बस तुम्हारी ये हंसी देखकर अच्छा नहीं लगता। जब हम दूसरे दुकानदारों के पास जाते हैं तो वे मरने जैसी सूरत बना लेते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम ईद मनाने निकली हो। रतन सिंह की आवाज में व्यापारियों के प्रति असम्मान और एक छिपा हुआ दबाव था। उसने आस्था के सजाए हुए बनारसी सिल्क के ढेर को अपनी उंगली से छुआ। जैसे ही उस कीमती कपड़े पर गंदे हाथ का एक खाम से आंच करता है निशान पड़ा, आस्था की भौहें हल्की सी तन गईं। त्योहारों का मौसम है, धंधा अच्छा चल रहा है, तो हंसी तो आएगी ही। क्यों, आप दोनों का भी बहुत काम होगा, अगली दुकान पर नहीं जाना? आस्था ने अपनी मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उसका लहजा दृढ़ था। यह एक इशारा था कि वह और बकवास नहीं करना चाहती। रतन सिंह शायद उसकी मंशा समझ गया। वह हंसा और कंधे उचकाए। ठीक है, ठीक है, व्यस्त आदमी को परेशान करने के लिए माफ करना, अगले महीने मिलते हैं। खूबसूरत मालकिन, उसने खूबसूरत शब्द पर जोर दिया और अपनी गंदी नजरों से आस्था को ऊपर से नीचे तक देखा। आस्था ने उसकी नजरों का सीधा सामना किया। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं, जैसे कोई गहरा समुद्र। ज्यादातर मर्द उसकी इस नजर के सामने घबरा जाते थे, लेकिन रतन सिंह इस स्थिति का मजा ले रहा था। उसके होंठ और भी टेढ़े हो गए। जब वे भारी शरीर लेकर चले गए, तब जाकर बाजार की गली में फिर से रौनक लौटी। पड़ोस की जलेबी की दुकान वाली पार्वती दादी ने चिंतित चेहरे के साथ बाहर झांका। आस्था बेटी, सब ठीक तो है? ये गुंडे फिर से तुम्हें परेशान करने आए थे क्या? कुछ नहीं दादी, ये तो उनका रोज का काम है, बस ब्याज की तारीख याद दिलाने आए थे। इनकी आंखों में कुछ दिनों से ज्यादा ही जहर दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी मुसीबत लाने वाले हैं। बेटी, अपना ध्यान रखना। आस्था गर्मजोशी से मुस्कुराई और दादी को तसल्ली दी। आप चिंता मत करो दादी, मुझे क्या होगा। चलिए आज दोपहर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय पीते हैं मेरी तरफ से। आस्था शर्मा, उसे इस चांदनी चौक के बाजार में आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ था। उसके माता पिता, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी बाजार में कपड़ों का व्यापार किया था, एक अचानक हुए हादसे में गुजर गए। सब कुछ समेटकर वह यहां आ गई थी। लोग फुसफुसाते थे कि वह अपने माता पिता के कारोबार को संभालने आई एक आदर्श बेटी है। कई लोग इस बात से भी चिंतित थे कि इतनी कम उम्र की खूबसूरत लड़की इस कठोर बाजार में कैसे टिक पाएगी। लेकिन आस्था दिखने से कहीं ज्यादा मजबूत थी। वह सुबह तड़के दुकान खोलती और सैकड़ों किलो के कपड़ों के बंडल बिना किसी पुरुष कर्मचारी की मदद के आसानी से उठा लेती। वह मुश्किल ग्राहकों को भी बड़ी कुशलता से संभालती और बाजार के व्यापारियों की जटिल राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा लेकर जल्द ही अपनी जगह बना ली। उसके मिलनसार स्वभाव और सबके प्रति दयालुता के कारण बाजार के लोग उसे हमारी चांद की तरह सुंदर और तारे की तरह चमकने वाली आस्था कहकर प्यार करते थे। कोई नहीं जानता था कि भारत की सबसे जिंगिंग विशेष बल मार्कोस मरीन कमांडो की पूर्व सदस्य, भारतीय नौसेना के स्पेशल वॉरफेयर फ्लोटिला के इतिहास में एकमात्र महिला टीम लीडर और मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुई स्टील की शेरनी कोई और नहीं बल्कि यही कोमल चेहरे वाली आस्था शर्मा है। नर्क जैसे प्रशिक्षण और खून से सने युद्ध क्षेत्रों को छोड़कर इस बाजार में लौटना उसके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। हर सुबह बाजार का शोर, पकवानों की महक और इंसानों के बीच रहने का एहसास उसे अच्छा लगता था। कपड़ों का मुलायम स्पर्श, ग्राहकों के साथ प्यार भरी सौदेबाजी और मेहनत की कमाई से पी गई एक कप मसाला चाय की खुशी को वह समझने लगी थी। उसने अपने अतीत को पूरी तरह से दफना दिया था
और आस्था फैब्रिक्स की एक साधारण मालकिन के रूप में जीने में संतुष्ट थी। लेकिन दुनिया उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी। राणा कैपिटल का मालिक विक्रम राणा और उसका दाहिना हाथ रतन सिंह का गिरोह, शुरुआत में वे भी बाजार के उन व्यापारियों को उधार देने वाले सामान्य साहूकार लगते थे जिन्हें बैंकों से कर्ज नहीं मिलता था। वे व्यापारियों के लिए उम्मीद की एक किरण थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका असली चेहरा सामने आने लगा। कानूनी ब्याज दर की सीमा पर रहने वाला ब्याज, कब पेनल्टी, कमीशन और मैनेजमेंट फीस जैसे अजीब नामों के साथ जुड़कर एक बड़ा बोझ बन गया। पता ही नहीं चला। शुरुआत में विनम्र रहने वाले रतन सिंह के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसके मुक्के व्यापारियों के ठेलों को धमकाने लगे। आस्था ने भी दुकान संभालने के दौरान हुए खर्चों के लिए उनसे पैसे उधार लिए थे, लेकिन उसने सेना में सीखी अपनी अनुशासनात्मक आदत से कॉन्ट्रैक्ट के हर क्लॉज का विश्लेषण किया था और हर महीने बिना एक दिन की देरी के ब्याज चुकाती रही। यही एक कारण था कि रतन सिंह उससे सीधे तौर पर बदतमीजी नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके पास कोई कमी निकालने की जगह ही नहीं थी। लेकिन दूसरे व्यापारियों की हालत अलग थी। ज्यादातर लोग रोज कमाकर रोज खाने वाले थे और अगर किसी दिन धंधा मंदा हो जाता तो ब्याज चुकाने की तारीख निकालना मुश्किल हो जाता। ऐसे में रतन सिंह का गिरोह भूतों की तरह प्रकट होता और उत्पात मचाता। उनके बुरे काम दिन ब दिन और भी ढीठ और क्रूर होते जा रहे थे। उस दोपहर वादे के मुताबिक आस्था पार्वती दादी की दुकान पर पहुंची। दुकान के एक कोने में रखी छोटी मेज पर बैठकर वे चाय पी रही थीं। तभी सामने सब्जी की दुकान वाले नौजवान रोहन का उदास चेहरा दिखा, जो दुकान के सामने बेचैनी से टहल रहा था। 25 साल का यह मेहनती नौजवान अपनी बीमार मां की देखभाल करता था और अपने पिता की दुकान चलाता था। इस रोहन को फिर कोई चिंता खाए जा रही है। कई दिनों से उसके चेहरे पर उदासी छाई है। पार्वती दादी ने आह भरते हुए कहा, बेचारा अपनी मां के इलाज के लिए विक्रम राणा से कुछ पैसे उधार लिए थे। आस्था की नजरें तेज हो गईं। उसने देखा कि रोहन की बेचैन नजरें एक जगह पर टिकी हुई थीं। बाजार के प्रवेश द्वार पर रतन सिंह और उसके गुंडे एक और व्यापारी को धमकाकर पैसे वसूल रहे थे। यह दृश्य ऐसा था मानो भूखे लकड़बग्घों का झुंड किसी कमजोर जानवर का शिकार कर रहा हो। दादी, क्या ये लोग शुरू से ही इतने जालिम थे? आस्था के सवाल पर पार्वती दादी ने चाय का कप नीचे रखा और एक गहरी सांस ली। नहीं बेटी, ऐसा नहीं था। शुरू में यह विक्रम राणा भी बाजार में छोटा मोटा काम करता था। फिर उसे पैसे के इस खेल में मजा आने लगा और देखते ही देखते वह ऐसा राक्षस बन गया। पहले कुछ साल तो सब उसे धन्यवाद देते थे। हम जैसे लोगों के लिए जिन्हें बैंकों से मदद नहीं मिलती, वह सूखे में बारिश की तरह था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान को पैसे का स्वाद लग जाता है तो वह बदल जाता है। पार्वती दादी की बात अधूरी रह गई। बाजार के शांतिपूर्ण दृश्य के पीछे छिपी एक काली परछाई। आस्था को महसूस हुआ कि यह परछाई बाजार के लोगों की जिंदगी को उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहराई और बेरहमी से खत्म कर रही है। तभी रत्न सिंह के गिरोह ने अपना निशाना बदल दिया। उनके भारी शरीर अब सीधे रोहन की सब्जी की दुकान की ओर बढ़ रहे थे। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक वे उसे घेर चुके थे। ओए रोहन, आज कौन सा दिन है पता है ना? रतन सिंह की आवाज बाजार की गली में गूंजी। आसपास के व्यापारी सब अपना काम रोककर घबराई हुई नजरों से उन्हें देखने लगे, लेकिन कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आस्था ने अपने हाथ में पकड़ा चाय का कप धीरे से नीचे रख दिया। उसका शांत समुद्र अब धीरे धीरे अशांत होने लगा था। वह एक साधारण बाजार की व्यापारी आस्था बनकर जीना चाहती थी, लेकिन उसके दिल में अंकित सेना के अनुशासन और उसकी हड्डियों में बसे एक योद्धा के स्वभाव ने उसे अपनी आंखों के सामने एक कमजोर को टूटते हुए और एक अत्याचारी को दहाड़ते हुए देखने की इजाजत नहीं दी। दादी, मैं बस 1 मिनट में आई। आस्था अपनी जगह से उठी। उसकी आंखें अब किसी बाजार की मालकिन की नहीं थीं जो बसंत की सैर पर निकली हो। वे अंधेरे में अपने शिकार को पहचान चुकी एक शेरनी की आंखें थीं। बाजार की शांति में दरार पड़ने लगी थी और उस दरार के केंद्र में आस्था शर्मा खड़ी थी। भाई साहब, इस महीने बस कुछ दिन और दे दीजिए प्लीज। मां के अस्पताल के खर्च में सारे पैसे चले गए, माफ कर दीजिए। रोहन की आवाज एक मच्छर की तरह धीमी थी।
एक 25 साल के नौजवान का जोश कहीं नहीं था। उसका चेहरा ऐसा था मानो वह कभी भी रो पड़ेगा। रतन सिंह ने नाक से हंसने की आवाज निकाली। उसने सुंदर ढंग से सजी सब्जियों के ढेर से एक हरी भरी गोभी उठाई और उसे एक बल्ले की तरह अपने कंधे पर टिका लिया। समय, मैं क्या कोई समाज सेवा कर रहा हूं? तेरी मजबूरी मैं समझता हूं, पर तुझे भी तो मेरी मजबूरी समझनी चाहिए। मुझे भी तो राणा साहब को हिसाब देना होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था तब पढ़ा नहीं था कि जितनी देर होगी उतना ब्याज बढ़ेगा। जी, लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा। क्या ज्यादा है, हरामजादे? रतन सिंह की चीख के साथ ही उसके हाथ की गोभी रोहन के गाल पर जोर से पड़ी। धम की आवाज के साथ गोभी के पत्ते चारों ओर बिखर गए। रोहन बिना चीखे जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठ के कोने से खून की एक पतली लकीर बह निकली। बाजार का सारा शोर पल भर के लिए थम गया। व्यापारी सांस रोके हैरान आंखों से यह दृश्य देख रहे थे। रतन सिंह का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन यह पहली बार था कि उसने दिन दहाड़े सबके सामने किसी पर हाथ उठाया था। यह सिर्फ हिंसा नहीं थी, यह पूरे बाजार के लिए एक चेतावनी थी, डर पैदा करने का एक अनुष्ठान था। साले, पैसे हैं नहीं और बड़ी बड़ी बातें करता है। ओए, तुम लोग दुकान में जो कुछ भी है सब उठा लो, ब्याज के बदले यही ले जाना पड़ेगा। रतन सिंह के आदेश देते ही उसके गुंडे थैलियां लेकर सब्जियों को अंधाधुंध भरने लगे। यह रोहन की पूरी जमा पूंजी थी और उसकी मां को बचाने की एकमात्र उम्मीद। नहीं, प्लीज वो मत ले जाइए, प्लीज। रोहन गिरे हुए ही रेंग कर रतन सिंह का पैर पकड़ने लगा। यह एक दर्दनाक गुहार थी, लेकिन रतन सिंह ने उसे एक कीड़े की तरह लात मारकर हटा दिया। ठीक उसी पल, बस यहीं तक, एक बर्फीली और दृढ़ आवाज ने उनकी हरकत रोक दी। सबकी नजरें उस ओर घूमी जहां से आवाज आई थी। आस्था फैब्रिक्स की मालकिन आस्था शर्मा वह हाथ बांधे खड़ी थी। उसका अंदाज पहले से बिल्कुल अलग था। उसके चेहरे से वह सौम्य मुस्कान गायब थी और उसकी जगह एक ठंडी गंभीरता ने ले ली थी। रतन सिंह ने उसे ऐसे देखा जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। मालकिन, यह क्या तमाशा है? दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ और अपना काम देखो। काम? मुझे तो यह काम नहीं, लूटपाट लग रही है। दिन दहाड़े सबके सामने किसी को मारना और उसका सामान छीनना, क्या यही आपके काम करने का तरीका है? आस्था धीरे धीरे एक एक कदम उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी, जैसे कोई प्रशिक्षित सैनिक दुश्मन के इलाके की ओर बढ़ रहा हो। उसकी हर हरकत में अनुशासन और आत्मविश्वास था। रतन सिंह का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि दूसरे व्यापारियों के सामने, खासकर उस औरत के सामने जिसे वह पसंद करता था, उसकी बेइज्जती हो रही है। यह औरत बकवास कर रही है। मालकिन, हमारे मामले में पड़कर तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। चुपचाप अपनी दुकान पर जाओ और कपड़े बेचो। खामखा दखल देकर चोट मत खा लेना। चोट तो अभी उस लड़के को लगी है। आस्था की नजरें जमीन पर पड़े कराहते रोहन पर गईं। वह रोहन के पास गई और उसकी हालत देखने लगी। होंठ फट गया था और गाल सूज गया था। आस्था ने अपनी जेब से रूमाल निकालकर रोहन के होंठ से खून पोंछा। इस छोटे से काम से रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन, ठीक हो? उठो। आस्था ने रोहन का हाथ पकड़कर उसे सहारा दिया। उसके दुबले पतले शरीर में इतनी ताकत कहां से आई कि उसने रोहन के लड़खड़ाते शरीर को मजबूती से थाम लिया। यह सब देख रहे रतन सिंह के दांत पीस रहे थे। जो औरत हमेशा विनम्र और मुस्कुराती रहती थी, वह आज उसकी सत्ता को सीधी चुनौती दे रही थी। उसने फैसला किया कि वह अपनी ताकत दिखाकर आस्था को सबक सिखाएगा। हाँ, यह तो बड़ा ड्रामा है। अच्छा आस्था, क्या तू इस लड़के के कर्ज की गारंटी लेगी? इसका जो ब्याज बकाया है वह पूरे 50,000 है। दे सकती है अभी? रतन सिंह अकड़कर चिल्लाया। 50,000? बाजार के किसी व्यापारी के लिए यह छोटी रकम नहीं थी। वह जानता था कि इस बाजार में शायद ही कोई होगा जो इतनी रकम तुरंत दे सके, लेकिन आस्था ने पलक भी नहीं झपकाई। कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हैं क्या? जो कॉन्ट्रैक्ट आपने रोहन के साथ किया है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूं कि क्या यह कानूनी रूप से सही है कि ब्याज 50,000 तक पहुंच गया। यह औरत पागल हो गई है क्या? तू कौन होती है दूसरों का कॉन्ट्रैक्ट देखने वाली? अगर कर्जदार राज्य हो तो कोई तीसरा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट देख सकता है। यह गैर कानूनी नहीं है। रोहन, क्या मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देख सकती हूं? रोहन कुछ देर झिझका,
फिर आस्था की दृढ़ आंखों को देखकर उसने सिर हिला दिया। उसने अपनी जेब से मुड़ा तुड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकालकर आस्था को दिया। आस्था ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और तेजी से उसे पढ़ने लगी। उसकी आंखें तेज चमक रही थीं। सेना में अनगिनत ऑपरेशन रिपोर्ट्स और गोपनीय दस्तावेजों का विश्लेषण करते हुए उसकी तेज नजरें काम आ रही थीं। उसने कुछ ही सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट की कई खामियां खोज निकाली। रतन भाई, आस्था ने सिर उठाया। उसकी आवाज और भी गहरी और ठंडी हो गई थी। इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी समस्याएं हैं। 30,000 के मूलधन पर 10% मासिक ब्याज, यानी सालाना 120%। मौजूदा कानून के मुताबिक अधिकतम ब्याज दर 20% सालाना से ज्यादा नहीं हो सकती। यह साफ तौर पर गैर कानूनी है। बाजार में कानाफूसी शुरू हो गई। व्यापारियों को यह तो पता था कि ब्याज बहुत ज्यादा है, लेकिन यह पहली बार था कि किसी ने इसे इतने सटीक आंकड़ों के साथ गैर कानूनी साबित किया था। रतन सिंह घबरा गया। क्या क्या बकवास है? वह तो सिर्फ बेसिक ब्याज है, देर से चुकाने पर। देरी पर लगने वाला ब्याज भी मूल कॉन्ट्रैक्ट की ब्याज दर से ज्यादा नहीं हो सकता। और यहां लिखे क्रेडिट मैनेजमेंट फीस, डॉक्यूमेंट फीस जैसे शुल्क सिर्फ ब्याज बढ़ाने के बहाने हैं। इनका कानूनी तौर पर कोई मतलब नहीं है। हिसाब लगाने पर पता चलता है कि रोहन ने अब तक जो ब्याज चुकाया है वह मूलधन से भी ज्यादा है। यह न सिर्फ ब्याज सीमा कानून का उल्लंघन है, बल्कि मारपीट और धमकी देकर की गई अवैध वसूली भी है। क्या आप जानते हैं कि मैं अभी पुलिस को बुला सकती हूं? आस्था की बातें तर्कपूर्ण और बिना रुके थीं। जब उसके मुंह से कानून की धाराएं और तकनीकी शब्द निकलने लगे तो अनपढ़ रतन सिंह और उसके गुंडे चुप हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने आस्था शर्मा को बहुत गलत समझा था। वह सिर्फ एक सुंदर कपड़े की दुकान वाली नहीं थी। यह औरत हमें बेवकूफ बना रही है। कोने में धकेले जाने पर रतन सिंह ने अपनी बुद्धि के बजाय अपनी पाशविकता का सहारा लिया। उसने अपना भारी हाथ आस्था का गला पकड़ने के लिए बढ़ाया। आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। उसी पल, इससे पहले कि रतन सिंह का हाथ आस्था के कॉलर तक पहुंचता, आस्था का शरीर बिजली की तरह घूमा। उसने सहजता से उसकी कलाई पकड़ी और अंदर की ओर घूम गई। उसी समय उसके हाथ ने रतन सिंह की कलाई के जोड़ और कोहनी के अंदर के संवेदनशील हिस्से पर सटीक वार किया। कट्ट की एक खौफनाक आवाज के साथ रतन सिंह के मुंह से चीख निकली। आह! उसका हाथ एक अजीब कोण पर मुड़ गया था। आस्था यहीं नहीं रुकी। उसने उसके शरीर का संतुलन बिगाड़ा और उसे सीधे जमीन पर पटक दिया। एक भारी शरीर के सीमेंट के फर्श पर गिरने की आवाज पूरे बाजार में गूंज गई। साथ आए गुंडे हैरान होकर पीछे हट गए। आस्था ने गिरे हुए रतन सिंह के कान में धीरे से, लेकिन बर्फ से भी ज्यादा ठंडी आवाज में फुसफुसाया, तुम लोगों ने गलत इंसान से पंगा ले लिया। उस आवाज में जान लेने वाली ठंडक थी। यह वही दबदबा था जो सिर्फ मौत को कई बार करीब से देखने वाले में हो सकता है। रतन सिंह को अपनी बांह के दर्द से ज्यादा उस खौफ का एहसास हो रहा था जो उसके पूरे शरीर में फैल गया था। उसके सामने खड़ी औरत इंसान नहीं थी, वह एक प्रशिक्षित हत्या करने वाली मशीन या उससे भी बढ़कर कुछ थी। आस्था ने रतन सिंह को जमीन पर छोड़कर उठ खड़ी हुई। उसने ऐसे अभिनय किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और डरे हुए बाकी गुंडों से कहा, तुम लोग यह सारा सामान वापस रखो और इसे लेकर यहां से दफा हो जाओ और अपने मालिक विक्रम राणा को साफ साफ बता देना कल सुबह तक आस्था फैब्रिक्स पर मुझसे आकर मिले, इन सारे गैर कानूनी कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। उसकी बातों में एक ऐसी ताकत थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। गुंडे अपनी टूटी बांह पकड़े कर आते हुए रतन सिंह को उठाकर हड़बड़ी में बाजार से निकल गए। बाजार में सन्नाटा छा गया। व्यापारी अपनी आंखों के सामने हुए इस वाकये पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वे कभी आस्था को देखते तो कभी उस खाली जगह को जहां से गुंडे भागे थे। पार्वती दादी कांपते कदमों से आस्था के पास आईं और उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, तुम कौन हो? आस्था ने दादी को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। यह वही सौम्य मुस्कान थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक उदासी थी। माफ करना दादी, मैं शांति से जीना चाहती थी, लेकिन लगता है किस्मत को यह मंजूर नहीं। उसने बिखरी हुई सब्जियों को एक एक करके उठाना शुरू कर दिया। हैरान खड़ा रोहन भी आस्था को देखकर होश में आया और उसकी मदद करने लगा। दूसरे व्यापारी भी एक एक करके पास आए और चुपचाप बिखरी सब्जियों को समेटने लगे। किसी ने कुछ नहीं पूछा। आस्था कौन है? उसने यह सब कहां से सीखा?
लेकिन एक बात साफ थी, चांदनी चौक के आसमान पर एक नया सितारा उभरा था। एक ऐसा सितारा जो सिर्फ खूबसूरती से नहीं चमकता था, बल्कि खुद जलकर अंधेरे को दूर भगाने वाला एक गर्म सितारा था। एक ऐसा सितारा जो बाजार की लंबी उबाऊ रात के खत्म होने और एक नई सुबह के आने का संकेत दे रहा था। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। विक्रम राणा रतन सिंह जैसी छोटी मछली नहीं था, वह कहीं ज्यादा चालाक और खतरनाक सांप जैसा आदमी था। आस्था यह अच्छी तरह जानती थी। वह चुपचाप आने वाले तूफान की तैयारी करने लगी। बाजार की शांति के लिए उसकी आखिरी जंग शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह चांदनी चौक के बाजार में एक अजीब सा तनाव था। कल की घटना व्यापारियों के बीच जंगल की आग की तरह फैल गई थी। कुछ लोग खुश थे और आस्था को एक हीरो की तरह देख रहे थे, जबकि कुछ विक्रम राणा के बदले से डरकर कांप रहे थे। आस्था शर्मा का नाम अब सिर्फ एक कपड़े की दुकान वाली का नहीं था, बल्कि बाजार का एक गर्म मुद्दा बन गया था। आस्था ने हमेशा की तरह सुबह तड़के दुकान खोली और चुपचाप कपड़ों को व्यवस्थित करने लगी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, तूफान से पहले की शांति। जो लोग उसे जानते थे वे समझ सकते थे कि इसका क्या मतलब है। यह सबसे भीषण लड़ाई से पहले एक योद्धा का शांत मन था। सुबह 10 बजे वादे के मुताबिक एक काली सेडान कार बाजार के मुहाने पर आकर रुकी। कार से विक्रम राणा उतरा। वह रतन सिंह की तरह हट्टा कट्टा नहीं था, बल्कि अच्छी तरह से इस्त्री किए हुए सूट, सलीके से बने बाल और सोने के फ्रेम वाले चश्मे में वह किसी छोटी कंपनी का शरीफ मालिक लग रहा था। लेकिन उसकी आंखें एक ठंडे सरीसृप की तरह थीं, बिना किसी भाव के सामने वाले को भेदने वाली और उसकी कमजोरी खोजकर उस पर हमला करने वाली सांप की आंखें। वह कुछ आदमियों के साथ सीधे आस्था फैब्रिक्स की ओर बढ़ा। बाजार के लोगों ने सांस रोककर उसे रास्ता दिया। वे समझ गए थे कि जिसका डर था वही होने जा रहा है। आस्था शर्मा जी। दुकान में घुसते ही विक्रम राणा ने एक नरम लेकिन डरावनी आवाज में पूछा। आस्था ने कपड़ों को ठीक करना बंद किया और उसकी ओर मुड़ी। मैं ही आस्था हूं और आप विक्रम राणा साहब होंगे। सुना था आप बहुत सुंदर हैं। आपसे इस तरह मिलकर अफसोस हुआ। सुना है मेरे आदमी ने कल एक बड़ी गलती की। एक मैनेजर के तौर पर मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं और आपसे माफी मांगता हूं। विक्रम राणा ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखें नहीं मुस्कुरा रही थीं। वह आस्था की प्रतिक्रिया देख रहा था। वह यह परख रहा था कि क्या वह कल की जीत के नशे में उत्तेजित होगी या उसके इस विनम्र व्यवहार से लापरवाह हो जाएगी। आस्था उसकी मंशा समझ रही थी। माफी आपको मुझसे नहीं, रोहन और बाजार के बाकी व्यापारियों से मांगनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि यह मामला सिर्फ माफी से खत्म होगा। आस्था ने कल रोहन से मिले कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मेज पर फैला दी। जो कागजात मैंने लाने को कहे थे वे सब आप लाए हैं? मतलब इस बाजार के व्यापारियों के साथ किए गए सभी लोन कॉन्ट्रैक्ट्स की ओरिजिनल कॉपी। विक्रम राणा के होंठ हल्के से हिले। यह औरत मामूली नहीं थी। उसने सीधे मुद्दे की जड़ पकड़ ली थी। आस्था जी, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि हमारा काम कानूनी तौर पर पूरी तरह साफ है, लेकिन दुनिया ऐसे ही चलती है ना? हम सब एक दूसरे की जरूरतों से बंधे हैं। हम भी तो अपना पेट पालने के लिए यह सब करते हैं। अगर आप इतनी सख्ती दिखाएंगी तो दोनों के लिए मुश्किल होगी। उसने धीरे धीरे फुसलाने और धमकाने का मिला जुला लहजा अपनाया। कल रतन सिंह की गलती के लिए हम पूरी तरह जिम्मेदार हैं, इसलिए उस रोहन नाम के लड़के का कर्ज मैं पूरी तरह माफ कर दूंगा। और आस्था जी, आपको भी अलग से एक मोटी रकम दी जाएगी। इस मामले को यहीं खत्म करते हैं और आगे से एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। क्या ख्याल है? यह एक आकर्षक प्रस्ताव था। रोहन का कर्ज खत्म हो जाता और आस्था को बहुत सारे पैसे मिल जाते और बाजार फिर से अपनी पुरानी बेचैन शांति में लौट जाता। ज्यादातर लोग इस मोड़ पर समझौता कर लेते, लेकिन आस्था ने सिर हिला दिया। मैं यह सब नहीं चाहती। तो आप क्या चाहती हैं? पहला, रोहन से मारपीट करने के लिए घुटनों पर बैठकर माफी मांगे। इलाज का खर्च और मुआवजा भी देना होगा। विक्रम राणा का चेहरा सख्त हो गया। दूसरा, अब तक बाजार के व्यापारियों से वसूला गया सारा अवैध ब्याज वापस करें और सभी कॉन्ट्रैक्ट्स कानूनी ब्याज दर के हिसाब से दोबारा बनाएं। तीसरा, आस्था ने कुछ पल रुककर विक्रम राणा की आंखों में सीधे देखा। उसकी नजरें तलवार की धार की तरह तेज थीं। इस चांदनी चौक में दोबारा कदम मत रखना। आप जैसे झोंकों के बिना भी हम व्यापारी अपनी मेहनत से जी सकते हैं। विक्रम राणा के चेहरे से आखिरकार मुस्कान गायब हो गई।
उसका असली रूप सामने आ रहा था। आस्था, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम कौन होती हो मुझे आदेश देने वाली? यह आदेश नहीं, सूचना है। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, कमाल है। कल मेरे एक आदमी का हाथ तोड़ दिया तो क्या खुद को डॉन समझने लगी हो? लगता है तुम अभी जानती नहीं कि मैं कौन हूं। विक्रम राणा ने इशारा किया और पीछे खड़े उसके आदमी आस्था को घेरने लगे। छोटी सी दुकान में तनाव भर गया। आस्था, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अभी भी घुटनों पर बैठकर माफी मांग लो तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। लेकिन अगर जिद करोगी तो इस खूबसूरत चेहरे का क्या होगा मैं नहीं कह सकता, और इस दुकान का भी। सत्री माफ का 2000 करने। यह एक खुली धमकी थी, लेकिन आस्था जरा भी नहीं डरी, बल्कि उसके होंठों पर एक हल्की सी हंसी आ गई। राणा साहब, लगता है आप ही नहीं जानते कि आपने किससे पंगा लिया है। बात खत्म होते ही आस्था हिली। जैसे ही पास खड़े एक आदमी ने मुक्का चलाया, आस्था झुककर उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ मोड़ते हुए उसने उसे एक इंसानी ढाल की तरह इस्तेमाल किया और दूसरे आदमी पर धकेल दिया। जब दोनों आदमी एक दूसरे से उलझकर चिल्ला रहे थे, आस्था ने मेज पर पड़ा कपड़े का एक मजबूत रोल उठा लिया। अगले ही पल दुकान एक युद्ध क्षेत्र बन गई। आस्था की हरकतें एक काले तेंदुए की तरह थीं, बिना किसी फालतू हरकत के, कुशल और घातक। वह हमलों से बचते हुए दुश्मनों के जोड़ों और कमजोर हिस्सों पर सटीक वार कर रही थी। कपड़े का रोल उसके हाथ में एक छोटे डंडे की तरह घूम रहा था और दुश्मनों की कलाई, घुटने और कॉलर बोन को बेरहमी से तोड़ रहा था। आह, उफ! हट्टे कट्टे आदमी चीखते हुए एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। वे मोहल्ले के लड़ने वाले गुंडे थे, लेकिन आस्था एक जीती जागती हथियार थी। यह एक तरफा लड़ाई थी। विक्रम राणा अपनी आंखों के सामने हो रहे इस दृश्य पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह पीछे हटने लगा। जिस दुनिया पर वह यकीन करता था वह बिखर रही थी। उसकी दुनिया, जहां हिंसा और डर से सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता था, एक दुबली पतली औरत के हाथों टुकड़ों में बट रही थी। 1 मिनट से भी कम समय में दुकान में विक्रम राणा के अलावा बाकी सब लोग जमीन पर पड़े कराह रहे थे। आस्था ने हाथ में पकड़ा रोल जमीन पर फेंक दिया। उसके बाल जरा भी नहीं बिखरे थे, सांस भी नहीं फूली थी। वह विक्रम राणा के पास गई। अब बात हो सकती है राणा साहब? विक्रम राणा डर के मारे कुछ नहीं बोल सका। उसकी आंखों में आस्था अब इंसान नहीं बल्कि एक आपदा थी। जो मैंने कहा उसे दोबारा दोहराने पर मजबूर मत करना। आस्था ने विक्रम राणा की टाई पकड़कर उसे अपनी आंखों के सामने खींचा और उसके कान में सिर्फ उसे सुनाई देने वाली आवाज में फुसफुसाया, मैंने तुम जैसे कचरे को इंसानों की जिंदगी से खेलते हुए बहुत देखा है, और मुझे यह भी पता है कि ऐसे लोगों का अंत कैसा होता है। यह मेरा इलाका है जिसे मैंने अपनी जान पर खेलकर बचाने का फैसला किया है। मेरे लोग, मेरी जगह। अगर दोबारा मेरी नजरों के सामने आए तो इस बार सिर्फ हाथ पैर तोड़ने से काम नहीं चलेगा, समझे? उसकी आवाज में नर्क की ठंडक थी। विक्रम राणा ने पागलों की तरह सिर हिलाया। उसके दिमाग में सिर्फ जिंदा रहने की इच्छा थी। आस्था ने उसे धकेल दिया। विक्रम राणा लड़खड़ाते हुए अपने आदमियों की परवाह किए बिना भाग खड़ा हुआ। शोर सुनकर दुकान के बाहर जमा हुए बाजार के लोग हैरान होकर यह सब देख रहे थे। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वही कमजोर दिखने वाली आस्था, फैब्रिक्स की मालकिन, ने बाजार में आतंक फैलाने वाले गुंडों को अकेले ही धूल चटा दी थी। आस्था दुकान से बाहर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बाजार के लोगों के चेहरों को एक एक करके देखा। डर, आश्चर्य और सम्मान के मिले जुले भाव। तभी पार्वती दादी आस्था के पास आईं और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। दादी के हाथ झुर्रियों वाले और खुरदरे थे, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मजोशी भरे थे। शुक्रिया बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया। दादी के एक शब्द से आस्था का सख्त चेहरा नरम पड़ गया। उसकी आंखें भर आईं। यह एक शुरुआत थी। यहां वहां से तालियों की आवाज आने लगी। पहले छोटी और झिझक भरी तालियां जल्द ही पूरे बाजार को हिला देने वाली गड़गड़ाहट में बदल गईं। रोहन और दूसरे व्यापारी सभी आस्था को सच्ची कृतज्ञता और सम्मान भेज रहे थे। यह उस डर की परछाई के हटने का पल था जो उन्हें लंबे समय से दबाए हुए था। म्यान में छिपी एक तेज तलवार आस्था ने आखिरकार अपना असली रूप दिखाया और बाजार के अंधेरे को काट दिया। लेकिन आस्था जानती थी, विक्रम राणा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था।
वह और भी चालाक और नीच तरीके से बदला लेने की कोशिश करेगा। आज की जीत एक लंबी और कठिन जंग की पहली लड़ाई थी। वह बाजार के लोगों की वाहवाही को पीछे छोड़कर एक बड़े और अदृश्य दुश्मन के साथ लड़ाई की तैयारी करने लगी। उसकी नजरें बाजार के पार शहर के उस केंद्र की ओर थीं जहां एक गहरा अंधेरा छिपा था। शांति अभी नहीं आई थी। विक्रम राणा के दुम दबाकर भाग जाने के अगले दिन चांदनी चौक के बाजार में एक अजीब सी हलचल और बेचैनी का माहौल था। व्यापारी लंबे समय बाद सीना तानकर अपना कारोबार कर रहे थे। रतन सिंह का खौफनाक चेहरा और उसके पीछे चलने वाले गुंडों के गायब हो जाने से ही बाजार की हवा साफ हो गई थी। लोग ही आस्था फैब्रिक्स के पास से गुजरते हुए आस्था को धन्यवाद और सम्मान भरी नजरों से देखते। अगर वह दुकान के बाहर पानी छिड़कने भी निकलती तो पड़ोस की पार्वती दादी ताजा बनी जलेबियां और सामने वाला फलवाला सबसे अच्छे सेब लाकर उसका हाथ पकड़ लेता। आस्था उनकी गर्मजोशी का जवाब मुस्कान से देती, लेकिन उसके मन का एक कोना सतर्क था। वह जानती थी कि घायल शिकारी और भी खूंखार हो जाता है और चालाक सांप जब सामने से हारता है तो अंधेरे में अपने जहरीले दांत निकालता है। विक्रम राणा हार मानने वाला इंसान नहीं था। उसका अंदाजा सही निकला। विक्रम राणा का बदला तलवार या मुक्के की तरह दिखाई देने वाले रूप में नहीं आया। वह धुंध की तरह फैलती अफवाहों और धीमी बारिश की तरह भिगोने वाले चालाक दबाव के रूप में शुरू हुआ। बदलाव छोटी छोटी चीजों से शुरू हुआ। बाजार के व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मालवाहक ट्रक का ड्राइवर अचानक काम छोड़कर चला गया। उसने निजी कारण बताया, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर साफ दिख रहा था। नए ड्राइवर को खोजने की कोशिश की गई, लेकिन न जाने क्यों कोई भी चांदनी चौक का काम लेने को तैयार नहीं था। व्यापारियों को खुद भारी सामान उठाना पड़ा और उनकी कमर और पैरों में दर्द बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद पार्वती दादी की दुकान पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम छापा मारने आ गई। कारण यह था कि कई गुमनाम शिकायतें दर्ज हुई थीं। दशकों से एक ही जगह पर व्यापार करने वाली और सफाई के मामले में कभी कोई शिकायत न पाने वाली पार्वती दादी हैरान रह गईं। टीम ने छोटी छोटी बातों पर कमी निकालकर सुधार का आदेश दिया और जुर्माना लगा दिया। यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन रोहन की सब्जी की दुकान पर अग्निशमन विभाग की जांच हुई। पुराने बिजली के तारों को मुद्दा बनाकर दुकान बंद करने की धमकी दी गई। फिर कसाई की दुकान पर मांस के स्रोत का लेबल, फिर किराने की दुकान पर एक्सपायरी डेट, जैसे किसी ने तय कर लिया हो। नगर निगम के छापे एक एक करके पूरे बाजार में पड़ने लगे। व्यापारी हर दिन डर में जी रहे थे। वे अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और इस बात से घबराए रहते थे कि कब कौन सी नई मुसीबत आ जाएगी। हर कोई जानता था कि इसके पीछे विक्रम राणा का हाथ है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। वह अपने हाथ गंदे किए बिना कानूनी प्रशासनिक प्रक्रियाओं की आड़ में पूरे बाजार का गला घोंट रहा था। यह सीधी हिंसा से कहीं ज्यादा जहरीला और चालाक तरीका था। और सबसे भयानक हमला अफवाहों के जरिए हुआ जो लोगों के दिलों में घर कर रही थी। आस्था फैब्रिक्स वाली आखिर है कौन वो? कल देखा, लोगों को पीटने का तरीका तो किसी पेशेवर का था। कहीं कोई पुरानी गुंडी तो नहीं? मैंने तो सुना है कि वह कोई जासूस है, तभी तो उसकी आंखों में इतनी ठंडक है। फुसफुसाहट से शुरू हुई बातें दिन ब दिन बढ़कर भयानक अफवाहों में बदल गईं। आस्था को हीरो मानने वाला माहौल धीरे धीरे शक और संदेह में बदलने लगा। यह तथ्य कि कोई भी उसके अतीत के बारे में नहीं जानता था, अब डर का कारण बन गया था। खासकर कसाई की दुकान वाले चौधरी जैसे लोग जो हमेशा बाजार के मामलों से नाखुश रहते थे, इन अफवाहों को हवा दे रहे थे। कहीं हम आस्था की वजह से बेवजह मुसीबत में तो नहीं पड़ रहे? भेड़िए को भगाने के चक्कर में कहीं हमने शेर को तो नहीं बुला लिया? जब विक्रम राणा था तो कम से कम ब्याज समय पर चुकाओ तो शांति से धंधा तो कर सकते थे। अब यह क्या है? हर रोज सरकारी लोग आकर हमें परेशान करते हैं। फूट पड़ने लगी थी। विक्रम राणा यही चाहता था, एक मजबूत समुदाय को अंदर से तोड़ना, डर और शक का जहर फैलाकर एक दूसरे पर अविश्वास पैदा करना और अंत में उन्हें अपने ही बोझ तले दबकर हार मानने पर मजबूर करना। आस्था यह सब चुपचाप देख रही थी। वह अपने प्रति उठती शक की निगाहों और व्यापारियों की गहरी होती आहों को महसूस कर रही थी, लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। ये भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था। यह दुश्मन के हमले के पैटर्न का विश्लेषण करने और एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र का नक्शा तैयार करने का समय था।
वह दिन में हमेशा की तरह कपड़े बेचती और ग्राहकों से बात करती, लेकिन रात में वह फिर से मार्कोस की मेजर आस्था बन जाती। दुकान बंद करके वह अपने छोटे से कमरे में जाती। वहां वह चांदनी चौक और उसके आसपास का नक्शा फैलाकर जानकारी इकट्ठा करने लगती। नगर निगम की टीम किन दुकानों पर आई, अधिकारियों के नाम और पद, छापों का समय और अंतराल, ट्रक ड्राइवर के काम छोड़ने के हालात और उससे मिलने वाले अजनबी लोग, बाजार में फैल रही अफवाहों का स्रोत और उनके फैलने का रास्ता। वह इन बिखरे हुए जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना रही थी, जैसे दुश्मन की हरकतों पर नजर रखकर एक ऑपरेशन की योजना बनाई जाती है। उसने चुपके से रोहन को बुलाया। पूरी तरह से हिम्मत हार चुका रोहन आस्था की वजह से एक नया साहस पा चुका था। वह आस्था पर इतना विश्वास करने लगा था कि उसे लगता था वह कुछ भी कर सकती है। रोहन, तुमसे एक काम है। दीदी, आप बस हुक्म कीजिए, मैं अपनी जान भी दे दूंगा। जान इतनी आसानी से नहीं दी जाती, इसके बजाय तुम मेरे आंख और कान बनो। आस्था ने रोहन को बाजार के व्यापारियों की गतिविधियों पर नजर रखने और खासकर उन लोगों पर ध्यान देने को कहा जो बेचैनी फैला रहे थे या अफवाहें उड़ा रहे थे। उसने यह भी कहा कि जब भी कोई नगर निगम का कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति बाजार में आए तो उनकी हरकतों को ज्यादा से ज्यादा विस्तार से दर्ज करे। यह खतरनाक काम है, अपनी पहचान बिल्कुल जाहिर मत होने देना। कर सकोगे? जी दीदी, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। रोहन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसके लिए यह सिर्फ एक काम नहीं था, यह अपनी हीरोइन के लिए और अपने घर, इस बाजार को बचाने के लिए लड़ने का पहला मिशन था। कुछ दिनों बाद आस्था पार्वती दादी के पास गई। लगातार छापों से थकी हुई दादी ने आस्था को देखते ही चाय का कप नीचे रख दिया। बेटी, अब क्या होगा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर यह दुकान बनाई है और अब यह बंद होने की कगार पर है। दादी, मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। यह तुम्हारी गलती नहीं है, वे लोग ही नीच हैं। लेकिन मैं देख रही हूं कि लोग धीरे धीरे थक रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो सब बिखर जाएंगे। आस्था ने दादी के झुर्रियों वाले हाथ पकड़े। दादी, इसीलिए मैं आपसे एक मदद मांगने आई हूं। हमें बाजार की व्यापारी संघ को फिर से ठीक से चलाना होगा। चांदनी चौक व्यापारी संघ सिर्फ नाम का था, वह सालों से ठीक से काम नहीं कर रहा था। आस्था को लगा कि अगर वे इसी तरह एक एक करके टूटते रहे तो हार जाएंगे। उन्हें फिर से एक होना होगा और इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो सबका नेतृत्व कर सके। बाजार में सबसे बुजुर्ग और सबकी सम्मानित पार्वती दादी इस काम के लिए सबसे उपयुक्त थीं। मैं क्या कर सकती हूं बेटी? दादी, आप बस हमारा सहारा बनिए। अगर आप आगे आएंगी तो सब आपका साथ देंगे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। हमारे साथ जो भी अन्याय हुआ है हम उसे रिकॉर्ड करके मीडिया और सामाजिक संगठनों को बताएंगे। नगर निगम के इन गलत छापों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अकेले हम यह नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एक हो जाएं तो कर सकते हैं। आस्था की दृढ़ और आत्मविश्वास भरी आवाज सुनकर पार्वती दादी की धुंधली आंखों में फिर से चमक आ गई। वह अपनी जिंदगी भर की मेहनत से बनाए इस बाजार को उस सांप जैसे आदमी के हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकती थीं। ठीक है, यह बुढ़िया अपनी जान लगा देगी, लेकिन एक बार कोशिश जरूर करेगी। उस शाम पार्वती दादी की अगुवाई में एक आपातकालीन व्यापारी संघ की बैठक बुलाई गई। बाजार के एक बड़े रेस्टोरेंट में जमा हुए व्यापारियों के चेहरों पर बेचैनी और नाराजगी थी। जब आस्था सामने आई तो यहां वहां से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। आस्था बिना कुछ कहे मंच पर चढ़ी और व्यापारियों को धीरे धीरे देखने लगी। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने बोलना शुरू किया। मैं जानती हूं कि यहां बैठे बहुत से लोग यह सोच रहे हैं कि आज हम जिस मुश्किल में हैं वह मेरी वजह से है। कुछ लोग मुझसे नाराज भी होंगे। उसकी शांत आवाज ने शोरगुल वाले हॉल को शांत कर दिया। लेकिन आप सब एक बार सोचिए, जब हम विक्रम राणा के पैरों तले जी रहे थे, क्या वह सच में शांति थी? जब हम हर पल कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे और उसके मूड के हिसाब से हमारा दिन का धंधा चौपट हो जाता था, क्या वे दिन सच में ठीक थे? कोई जवाब नहीं दे सका। विक्रम राणा अब हमें परख रहा है। वह देख रहा है कि हम कितने कमजोर हैं, कितनी आसानी से टूट सकते हैं। वह इंतजार कर रहा है कि हम एक दूसरे पर आरोप लगाते लगाते खुद ही हार मान लें, और अगर ऐसा हुआ तो वह पहले से भी ज्यादा ताकत से हम पर राज करेगा।
तब हमारी जिंदगी आज से भी बदतर हो जाएगी। क्या आप सब सच में यही चाहते हैं? आस्था की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें जो ताकत थी वह हर किसी के दिल में उतर गई। मैंने लड़ने का फैसला किया है। मैं चाहती हूं कि हम अकेले नहीं बल्कि एक साथ लड़ें। यह बाजार हमारे बाप दादाओं के खून पसीने से बना है। यह किसी बाहरी की नहीं बल्कि आप सबकी मिल्कियत है। आपको अपनी चीजों की हिफाजत खुद करनी होगी। उसने अपने साथ लाए कागजों का बंडल दिखाया। उसमें रोहन के साथ मिलकर इकट्ठा किए गए अवैध छापों के सबूत, तस्वीरें और व्यापारियों के नुकसान का ब्यौरा था। यह हमारे हथियार हैं। अब हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे। हम कानून और उसूलों से लड़ेंगे और अपनी मजबूत एकता से लड़ेंगे। क्या आप मेरा साथ देंगे? भाषण खत्म होने के बाद रेस्टोरेंट में एक भारी खामोशी छा गई। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी कसाई चौधरी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बातें तो बड़ी अच्छी कर लेती हो, लेकिन हमसे चाहते क्या हो? कल के धंधे का क्या होगा? क्या पता वो लोग कल क्या कर बैठे। तुम्हारी बातों पर यकीन करके हम अपनी जान जोखिम में डाल दें? उसकी आवाज के साथ कुछ और लोग भी सहमत हुए। माहौल फिर से बिगड़ने ही वाला था कि रेस्टोरेंट का दरवाजा जोर से खुला। रोहन था, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वह हांफते हुए चिल्लाया, दीदी, बड़ी गड़बड़ हो गई। विक्रम राणा के आदमियों ने बाजार में आग लगा दी है। सब कुछ थम गया। आस्था की आंखें ठंडी पड़ गईं। सांप की फुसफुसाहट खत्म हो गई थी और अब उसके जहरीले दांत बाजार के दिल पर हमला कर चुके थे। कहां? आस्था की चीख के साथ ही व्यापारी रेस्टोरेंट से बाहर भागे। रात के अंधेरे में डूबे बाजार में जहां किराने की दुकानें थीं, वहां से लाल लपटें और काला धुआं उठ रहा था। आग, आग लग गई। किसी की चीख ने बाजार को चीर दिया। शांतिपूर्ण रात का बाजार पल भर में एक भयानक मंजर में बदल गया। लोग चीखते हुए भाग रहे थे या हैरान होकर जलती हुई आग को देख रहे थे। होश में आओ, पहले 119 पर फोन करो और सब लोग बाल्टी और आग बुझाने वाले सिलेंडर लेकर आग बुझाने में मदद करो। आस्था की चीख ने घबराए हुए लोगों को जगाया। वह सबसे पहले पास पड़ा आग बुझाने का सिलेंडर उठाकर आग की ओर भागी। कुछ नौजवान व्यापारी होश में आए और उसके पीछे भागे। आग सूखी लकड़ी की इमारतों और सामान को जलाते हुए तेजी से फैल रही थी। जहरीला धुआं निकल रहा था जिससे सांस लेना भी मुश्किल था। यह सिर्फ आग लगाना नहीं था, यह बाजार की जीवन रेखा को काटने और व्यापारियों की सारी संपत्ति को राख में मिलाकर उन्हें फिर से उठने लायक न छोड़ने की विक्रम राणा की क्रूर योजना थी। आस्था ने सुरक्षा पिन खींची और कुशलता से सिलेंडर का इस्तेमाल कर आग को फैलने से रोका। उसका दिमाग ठंडा काम कर रहा था। हवा पूर्व की ओर है। अगर इसे नहीं रोका तो आग कपड़ों की दुकानों वाले हिस्से तक पहुंच जाएगी। वहां ज्वलनशील सामान बहुत है। उससे पहले इसे रोकना होगा। उसे फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक ज्यादा से ज्यादा समय निकालना और नुकसान को कम करना था। उसके नेतृत्व में लोग अनुशासित तरीके से काम करने लगे। पानी लाना, गीले कपड़ों से आग को ढकना और जिन दुकानों में अभी आग नहीं लगी थी वहां से सामान बाहर निकालना। निराशाजनक स्थिति में वे सहज रूप से आस्था का अनुसरण कर रहे थे। उसकी शांति और दृढ़ता ने डरे हुए लोगों को हिम्मत दी। थोड़ी देर बाद तेज सायरन की आवाज के साथ फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां पहुंची। पेशेवर तरीके से आग बुझाने का काम शुरू हुआ और आग 1 घंटे में काबू में आ गई। लेकिन तब तक 3 किराने की दुकानें पूरी तरह जल चुकी थीं और आसपास की दुकानों को भी भारी नुकसान हुआ था। बाजार में जलने की बदबू और राख के ढेर थे। व्यापारी अपनी जली हुई दुकानों के सामने बैठकर रो रहे थे। अपनी जिंदगी भर की मेहनत को राख में बदलते देख वे निशब्द थे। पुलिस ने मौके को सील कर दिया और जांच शुरू की। आस्था ने पुलिस अफसर के पास जाकर आग लगाए जाने की आशंका जताई। यह सिर्फ हादसा नहीं है, यह साफ तौर पर आग लगाई गई है। बाजार के व्यापारियों को धमकाने वाले साहूकारों का हाथ होने की पूरी संभावना है। लेकिन पुलिस की प्रतिक्रिया ढीली थी। शांत हो जाइए और जांच के नतीजों का इंतजार कीजिए। जल्दबाजी में कोई अंदाजा लगाना जांच को भटका सकता है। एक हरकार आस्था को उनके रवैये में कुछ गड़बड़ लगी। उसे एक बुरा ख्याल आया कि शायद विक्रम राणा के हाथ पुलिस तक भी पहुंचे हुए हैं। यह अदृश्य युद्ध क्षेत्र उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। अगले दिन बाजार में निराशा और बेबसी का माहौल था। जिन व्यापारियों को सीधे नुकसान हुआ था उनके साथ साथ दूसरे व्यापारी भी डरे हुए थे। आज किराने की दुकान जली है,
कल उनकी दुकान भी निशाना बन सकती है। यह डर पूरे बाजार पर हावी था। व्यापारी फिर से उसी रेस्टोरेंट में जमा हुए जहां बैठक हुई थी। माहौल कल से बिल्कुल अलग था। उम्मीद की बातें गायब थीं और गहरी हार और एक दूसरे के प्रति अविश्वास बचा था। कसाई चौधरी ने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया, अब सब खत्म हो गया। हम हार गए। वे लोग इंसान नहीं हैं। कोई इंसानों के रहने की जगह पर आग कैसे लगा सकता है? छोड़ दो सब। उन लोगों के सामने घुटने टेक देना ही बेहतर है। लड़ते रहे तो सब मारे जाएंगे। यहां वहां से हार मानने की आवाजें आने लगीं। कल की आग ने उनकी बची खुची लड़ने की हिम्मत को भी राख कर दिया था। सबकी नजरें आस्था पर थीं। उन नजरों में नाराजगी के साथ साथ यह दबाव भी था कि अब तुम इसकी जिम्मेदारी लो। आस्था चुपचाप मंच पर चढ़ी। उसका चेहरा धुएं और राख से सना था, लेकिन उसकी आंखें एक न बुझने वाली आग की तरह जल रही थीं। कल मैंने कहा था कि हमें एक साथ लड़ना होगा। उसकी आवाज बैठी हुई थी, लेकिन उसमें ताकत थी। विक्रम राणा ने आग लगाकर हमारी दुकानें जलाई हैं, लेकिन वह असल में हमारी संपत्ति को नहीं जलाना चाहता था। वह हमारे दिलों को जलाना चाहता था। हमारी उम्मीद, हमारी एकता, एक साथ लड़ने की हमारी इच्छा को राख में मिलाना चाहता था। उसने बैठे हुए व्यापारियों को एक एक करके अपनी आंखों में बसाते हुए कहा, अगर हम यहां घुटने टेक देते हैं तो उसकी योजना पूरी तरह से सफल हो जाएगी। हम जिंदगी भर उनके गुलाम बनकर रहेंगे और उनके फेंके हुए टुकड़ों पर जिएंगे। हमें हर दिन कल की आग से भी ज्यादा भयानक डर में जीना होगा। क्या आप सच में ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? तो हम क्या करें? वे लोग पुलिस से भी नहीं डरते। हमारे पास ताकत नहीं है। चौधरी चीखा। ताकत तब आती है जब हम एक साथ होते हैं। आस्था पीछे मुड़ी। उसके इशारे पर रोहन और कुछ नौजवान व्यापारी कुछ लेकर अंदर आए। वे बैनर, पोस्टर और एक चंदा इकट्ठा करने वाला बॉक्स था। आज से हम फिर से शुरू करेंगे। जली हुई दुकानों को हम अपने हाथों से फिर से खड़ा करेंगे। थोड़ा थोड़ा पैसा और मेहनत मिलाकर हम पहले से भी ज्यादा मजबूत और अच्छी दुकानें बनाएंगे। और अब हम छिपकर मार नहीं खाएंगे। हम अपने ऊपर हुए जुल्म और उन्डेक्सान पोट, उनकी बर्बरता को दुनिया को बताएंगे। कल सुबह हम नगर निगम के दफ्तर के बाहर धरना देंगे। हम मीडिया को बताएंगे, राहगीरों से गुहार लगाएंगे। हम इस अदृश्य लड़ाई को एक ऐसी जंग में बदल देंगे जिसे सब देख सकें। आस्था की योजना साहसी थी। यह अंडे से पत्थर तोड़ने जैसा लग सकता था, लेकिन उसके दृढ़ रवैये और ठोस योजना ने निराश लोगों के दिलों में एक छोटी सी चिंगारी फिर से जला दी। मैं भी मदद करूंगा। सबसे पहले रोहन ने हाथ उठाया। उसके साहस को देखकर दूसरे नौजवान व्यापारी भी एक एक करके शामिल होने लगे। पार्वती दादी ने अपनी जमा पूंजी निकालकर सबसे पहले चंदा बॉक्स में डाली। यह बुढ़िया ताकत तो नहीं दे सकती, लेकिन पैसा जरूर देगी। माहौल बदलने लगा। हार और निराशा की जगह जिद और गुस्से ने ले ली। विक्रम राणा की आग ने बिखरने वाले व्यापारियों को उल्टा और भी मजबूती से एक कर दिया था। यहां तक कि सबसे ज्यादा विरोध करने वाले चौधरी ने भी चुपचाप आकर पोस्टर बनाने में मदद करना शुरू कर दिया। उसके खुरदरे हाथ हत्यारे, साहूकारों और आगजनी की बर्बरता की निंदा करो जैसे शब्द लिख रहे थे। उस रात चांदनी चौक सोया नहीं। व्यापारियों ने रात भर बैनर बनाए और पर्चे तैयार किए। बच्चों ने अपने छोटे हाथों से चंदा बॉक्स सजाया और औरतों ने धरने पर जाने वालों के लिए खाना बनाया। पूरा बाजार एक बड़े युद्ध मुख्यालय की तरह काम कर रहा था। आस्था उस केंद्र में रहकर सब कुछ निर्देशित कर रही थी। उसने धरने की योजना बनाई और मीडिया को भेजने के लिए प्रेस रिलीज तैयार की। मार्कोस में सीखी गई ऑपरेशन योजना बनाने की क्षमता काम आ रही थी। वह सिर्फ एक धरना नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की योजना बना रही थी जो जनमत को प्रभावित कर सके और विक्रम राणा और उसके पीछे की ताकतों पर दबाव डाल सके। सुबह होने से पहले आस्था थोड़ी देर के लिए अपनी दुकान पर लौटी और थके हुए शरीर को धोया। आईने में अपनी छवि अजीब लगी। वह एक साधारण बाजार की व्यापारी बनकर जीना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसे फिर से युद्ध के मैदान में धकेल दिया था। लेकिन इस बार का युद्ध क्षेत्र अकेला नहीं था। उसके पीछे लड़ने के लिए उसके साथी यानी बाजार के लोग थे। उसने अपनी मेज की दराज से एक पुरानी सेना की पहचान पत्र निकाली। ठंडी धातु के स्पर्श ने उसके मन को मजबूत किया। पापा, मम्मी, आप देख रहे हैं, मैं इस बाजार को जरूर बचाऊंगी। सूरज उगा और व्यापारी एक एक करके बाजार के मुहाने पर जमा होने लगे। उनके हाथों में अपनी अपनी इच्छाओं वाले पोस्टर थे।
उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प था। आस्था उनके सामने खड़ी हुई। दोस्तों, तैयार हो? हाँ। बाजार को हिला देने वाली गूंज। यह एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र में आखिरकार सामने आई एक सेना की दहाड़ थी। वे अब पीड़ित नहीं थे, वे अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए लड़ने वाले योद्धा थे। आस्था और बाजार के व्यापारियों की असली जंग अब शुरू हो रही थी। नगर निगम का दफ्तर पल भर में एक युद्ध क्षेत्र बन गया। अवैध साहूकार विक्रम राणा को गिरफ्तार करो, आगजनी की बर्बरता की जांच करो, हमारे जीने का हक दो, चांदनी चौक को बचाओ। सैकड़ों व्यापारी पूरी ताकत से नारे लगा रहे थे। उनकी दर्द भरी आवाजें राहगीरों को रोक रही थीं और कुछ मीडिया चैनलों के कैमरे इस दृश्य को कैद कर रहे थे। आस्था ने लाउड स्पीकर पकड़कर अपने ऊपर हुए अन्याय का एक एक करके खुलासा किया। उसकी अंदार करते हैं कुछ मीडिया करते तर्कपूर्ण और दमदार आवाज ने धरने को और भी प्रभावी बना दिया। विक्रम राणा और उसके पीछे की ताकतें घबरा गईं। जिन चींटियों को उन्होंने मरा हुआ समझ लिया था, वे एकजुट होकर उनके घर पर ही हमला कर रही थीं। नगर निगम और पुलिस स्टेशन में शिकायतों के फोन आने लगे और इंटरनेट पर चांदनी चौक के व्यापारियों के आंसू शीर्षक वाली खबरें आने लगीं। जनमत बदलने लगा था। लेकिन विक्रम राणा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने धरने की जगह पर भाड़े के गुंडे भेजकर व्यापारियों को धमकाया और धरने का नेतृत्व कर रही आस्था की निजी जानकारी निकलवाने लगा। वह समझ गया था कि आस्था ही इस सब की जड़ है और अगर उसे नहीं तोड़ा तो वह खुद खतरे में पड़ जाएगा। आस्था दिन में धरने का नेतृत्व करती और रात में विक्रम राणा की असलियत का पता लगाने के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने लगी। सिर्फ बचाव में रहकर जीत नहीं मिल सकती थी। दुश्मन के दिल पर वार करने के लिए एक निर्णायक हमले की जरूरत थी। उसने रोहन और कुछ भरोसेमंद नौजवान व्यापारियों को अपनी टीम में शामिल किया। विक्रम राणा सिर्फ एक साहूकार नहीं है। उसके पास जितना पैसा और ताकत है वह इस बाजार के स्तर का नहीं है। उसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारोबार या कोई बड़ा आदमी है। हमें उसे खोजना होगा। सेलनकीस के पात में, वह इस बाजार के पात में आस्था की टीम ने विक्रम राणा और राणा कैपिटल की जासूसी शुरू कर दी। रोहन अपनी सब्जी की डिलीवरी वैन का इस्तेमाल करके उनके ऑफिस के आसपास नजर रखता और दूसरे सदस्य राणा के गिरोह के पसंदीदा बार और रेस्टोरेंट में ग्राहक बनकर जानकारी इकट्ठा करते। मार्कोस में सीखी गई जासूसी और निगरानी की तकनीकें बाजार के व्यापारियों के हिसाब से बदलकर सिखाई गईं। कुछ दिनों की निगरानी के बाद उन्हें एक अहम सुराग मिला। विक्रम राणा के पैसे का हिसाब किताब बहुत संदिग्ध था और हर गुरुवार की रात उसका आदमी रतन सिंह शहर के बाहर एक गोदाम में आता जाता था। वह गोदाम कागजों पर एक बंद हो चुकी फर्जी कंपनी का था। शेयर की मांद मिल गई। आस्था समझ गई उस गोदाम में विक्रम राणा के सारे राज छिपे थे। गुरुवार की रात आस्था ने ऑपरेशन का फैसला किया, लेकिन इस बार उसे अकेले जाना था। वह बिना प्रशिक्षण वाले व्यापारियों को खतरनाक जगह पर नहीं ले जा सकती थी। दीदी, हम भी साथ चलेंगे। यह खतरनाक है। नहीं, यह काम मुझे ही करना है। तुम लोग बाहर रहकर पुलिस को फोन करने के लिए तैयार रहना और मेरे सिग्नल मिलने तक बिल्कुल मत हिलना। उसका लहजा अटल था। टीम के सदस्य घबराए हुए थे, लेकिन उन्हें उसका आदेश मानना पड़ा। रात 11 बजे आस्था काले कपड़ों और टोपी में छिपकर उस गोदाम के पास पहुंची। विशाल गोदाम अंधेरे में एक डरावनी इमारत लग रहा था और उसके चारों ओर सीसीटीवी कैमरे और कुछ गार्ड पहरा दे रहे थे। सुरक्षा उसकी सोच से ज्यादा सख्त थी। आस्था गोदाम के पीछे सीसीटीवी के अंधेरे कोने से पहुंची। उसकी हरकतें एक बिल्ली की तरह शांत और फुर्तीली थीं। वह बिना आवाज किए दीवार फांदकर अंदर घुसने में कामयाब हो गई। सेना में सीखी गई घुसपैठ की तकनीकें उसके शरीर में बसी हुई थीं। गोदाम के अंदर बड़े बड़े बक्से भरे हुए थे। वह अंधेरे का फायदा उठाकर छिपते हुए अंदर का मुआयना करने लगी और एक कोने में बने ऑफिस से रोशनी आ रही थी। उसने सावधानी से पास जाकर खिड़की से अंदर झांका। वहां विक्रम राणा, हाथ में प्लास्टर लगाए रतन सिंह और कुछ नए चेहरे थे। वे मेज पर फैले कागजों को देखकर गंभीर बातें कर रहे थे। इस बार जो माल आ रहा है वह बहुत ज्यादा है। ठीक से संभालना। जरा सा भी लीक हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। चिंता मत कीजिए भाई, रास्ता पक्का है। आस्था ने अपना स्मार्टफोन निकालकर चुपके से उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और उसकी नजरें मेज पर रखे एक बक्से पर टिक गईं। एक बक्सा खुला था
और उसके अंदर महंगी घड़ियां और बैग भरे थे, लेकिन वे सब नकली लग रहे थे। तस्करी और नकली सामान का धंधा, यही विक्रम राणा का असली काम था। साहूकारी तो सिर्फ पैसा साफ करने और बाजार पर कब्जा करने का एक पर्दा था, और मेज पर एक लैपटॉप रखा था जिसमें उनके सारे सौदों और रिश्वत का हिसाब था। अगर यह मिल गया तो विक्रम राणा और उसके साथ मिले भ्रष्ट अधिकारी सब एक साथ पकड़े जाएंगे। आस्था ने फैसला किया, उसे वह लैपटॉप लेना होगा। उसने ऑफिस के दूसरी तरफ लगे बिजली के सर्किट ब्रेकर को देखा। एक पल की अफरा तफरी मचाकर उसी बीच लैपटॉप हासिल करने की योजना थी। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाकर सर्किट ब्रेकर पर सटीक निशाना लगाया। धम्म की आवाज के साथ चिंगारी निकली और पूरे गोदाम की बत्तियां बंद हो गईं। क्या हुआ? लाइट चली गई क्या? ऑफिस में खलबली मच गई। जब राणा का गिरोह घबरा रहा था, आस्था अंधेरे में बिजली की तरह ऑफिस में घुस गई। वह टॉर्च की रोशनी में लैपटॉप खोज रहे रतन सिंह के पीछे पहुंची और उसकी गर्दन पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। कौन है? विक्रम राणा ने पिस्तौल निकाल ली। अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिख रहा था। आस्था तब तक लैपटॉप उठाकर छिप चुकी थी। विक्रम राणा, अब तुम्हारा खेल खत्म। अंधेरे में गूंजती आस्था की आवाज सुनकर राणा डर गया और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। धायो धायो धायो। गोलियों की आवाज गोदाम में गूंज उठी। आस्था गोलियों से बचते हुए बक्सों के पीछे लुढ़क गई। एक गोली उसकी बाह को छूकर निकल गई। तेज दर्द हुआ, लेकिन उसने दांत भींच लिए। निकलना होगा। वह दरवाजे की ओर भागने लगी। राणा के आदमियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा पूरी तरह से उसके साथ था। वह सिर्फ आवाज और आहट से दुश्मन की जगह का पता लगाकर उनके हमलों से बचते हुए कमजोर हिस्सों पर वार करके रास्ता बना रही थी। जब वह आखिरकार दरवाजे तक पहुंची, गोदाम की इमरजेंसी लाइट जल गई और रोशनी हो गई, और दरवाजे के सामने खून का प्यासा विक्रम राणा पिस्तौल ताने उसका इंतजार कर रहा था। बस यहीं तक। आस्था, उसके चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। आस्था लैपटॉप को सीने से लगाए रुक गई। उसकी बाह से खून टपक रहा था। वह चारों तरफ से घिर चुकी थी। मैं तो पहले ही जानता था कि तू मामूली नहीं है, लेकिन इतनी खतरनाक होगी यह नहीं सोचा था। आखिर है कौन तू? यह जानकर क्या करोगे? वैसे भी आज तुम्हारा आखिरी दिन है। आस्था बिना थके उल्टा उसे उकसाने लगी। वह समय निकाल रही थी। अंदर आने से पहले उसने रोहन को जो सिग्नल भेजा था, पुलिस के आने का वक्त हो रहा था। खत्म? हाँ, खत्म तो तू होगी। वह लैपटॉप इधर दे तो लाश को ठीक से ठिकाने लगा दूंगा, राणा ने पिस्तौल हिलाते हुए कहा। ठीक उसी पल गोदाम के बाहर से कई पुलिस गाड़ियों के सायरन की आवाज गूंजने लगी। विक्रम राणा का चेहरा हैरानी से भर गया। यह कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। राणा के घबराते ही आस्था ने लैपटॉप को पूरी ताकत से उसकी ओर फेंका। जैसे ही राणा लैपटॉप पकड़ने के लिए झुका, आस्था उसके शरीर की ओर दौड़ी। उसने पिस्तौल वाले हाथ को मोड़ा और अपने शरीर का इस्तेमाल करके उसे जमीन पर पटक दिया। राणा के हाथ से पिस्तौल छूटकर दूर जा गिरी। धड़ाम की आवाज के साथ पुलिस की स्पेशल टीम गोदाम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई। हिलो मत, हाथ ऊपर करो। सारा खेल पल भर में खत्म हो गया। विक्रम राणा और उसका गिरोह मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। आस्था अपनी जख्मी बाह को पकड़े जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ में वह लैपटॉप था जिसमें विक्रम राणा के सारे गुनाह दर्ज थे। शेर की मांद में खुद चलकर गई वह आखिरकार शेर के गले में घंटी बांधने में कामयाब हो गई थी। लेकिन वह जानती थी यह लड़ाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। विक्रम राणा के पीछे छिपी बड़ी परछाई अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। विक्रम राणा और उसके संगठन के पकड़े जाने की खबर चांदनी चौक के बाजार के लिए एक त्योहार जैसी थी। टीवी न्यूज पर लगातार अवैध साहूकारी, तस्करी और नकली सामान के धंधे चलाने वाले आपराधिक संगठन की असलियत बताई जा रही थी, और उन्हें पकड़वाने में अहम भूमिका निभाने वाले एक बहादुर नागरिक का जिक्र भी हो रहा था। बेशक वह नागरिक कौन था, यह पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। बाजार में फिर से जान आ गई। व्यापारियों ने मिलकर पैसा और मेहनत लगाकर जली हुई दुकानों को फिर से बनाना शुरू कर दिया। हथौड़ों और आरियों की आवाजें लोगों की हंसी के साथ मिलकर एक उम्मीद का संगीत बना रही थीं। डर और निराशा की जगह पर एक नई कौंपल फूट रही थी। आस्था बाजार की हीरो थी। जब भी वह गुजरती, लोग अंगूठा उठाकर उसका सम्मान करते और बच्चे उसे किसी फिल्मी सुपर हीरो की तरह देखते।
आस्था उनकी वाहवाही पर अजीब सी मुस्कान के साथ पहले की तरह चुपचाप अपना काम करती रही। वह टूटी हुई दुकानों का मलबा हटाने और नए खंभे लगाने में सबसे आगे रहकर पसीना बहा रही थी। कुछ दिनों बाद आस्था को पुलिस स्टेशन से पूछताछ के लिए बुलावा आया। यह अपेक्षित था। वह शांति से पुलिस स्टेशन गई। वहां उसे इस मामले के इंचार्ज इंस्पेक्टर अर्जुन प्रताप मिले। वह एक तेज आंखों और मजबूत कद काठी वाले अनुभवी इंस्पेक्टर थे। आस्था जी, इस मामले को सुलझाने में आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्पेक्टर अर्जुन ने औपचारिक अभिवादन के साथ आस्था को पूछताछ कक्ष में ले गए। उन्होंने आस्था को एक कप कॉफी देते हुए मुद्दे पर बात शुरू की। विक्रम राणा की गिरफ्तारी के समय आपकी बहादुरी के बारे में मैंने अपने सहकर्मियों से बहुत सुना है। आप कमाल की हैं। सच कहूं तो यह मानना मुश्किल है कि आप एक आम नागरिक हैं। इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखों में धन्यवाद के पीछे एक गहरा शक था। हालात खतरनाक थे और शायद मुझ में अचानक से हिम्मत आ गई। आस्था ने पहले से तैयार जवाब शांति से दिया। हिम्मत आने का स्तर कुछ ज्यादा ही ऊंचा था। हमारी स्पेशल टीम जब पहुंची तो विक्रम राणा के सारे लोग लड़ने लायक नहीं थे और यह सब सिर्फ एक व्यक्ति ने किया था। क्या आपने पहले कभी कोई मार्शल आर्ट सीखा है? अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा बहुत सीखा है। दुनिया बहुत खराब है। आस्था ने कुशलता से सवाल की जड़ से बचते हुए कहा। इंस्पेक्टर अर्जुन ने और सवाल नहीं किए, लेकिन उनकी आंखें अभी भी उसे परख रही थीं। उन्होंने पुलिस डेटाबेस में आस्था की जानकारी जांची थी। नौसेना से मेजर के पद से सेवानिवृत्त। बस यही एक खास बात थी, लेकिन इस एक लाइन ने अर्जुन के शक को और बढ़ा दिया था। एक सामान्य प्रशासनिक या जहाजी ड्यूटी करने वाली महिला मेजर के पास ऐसी लड़ने की क्षमता नहीं हो सकती थी। उसे लगा कि उसकी जानकारी में से कुछ बड़ा हिस्सा हटा दिया गया है। ठीक है, वैसे भी आपकी हिम्मत की वजह से हम एक पुराने दुश्मन को पकड़ सके। आगे बाजार में कोई भी परेशानी हो तो हमें जरूर बताइएगा। पूछताछ जल्दी खत्म हो गई, लेकिन आस्था जानती थी अर्जुन प्रताप नाम का यह इंस्पेक्टर उस पर नजर रखेगा। बाजार तेजी से अपनी पुरानी रंगत में लौट रहा था। पुनर्निर्माण का काम पूरा होने पर व्यापारियों ने एक छोटी सी पार्टी रखी। आस्था उस पार्टी का केंद्र थी। पार्वती दादी ने आस्था का हाथ पकड़कर आंसू बहाए और रोहन ने उसे सबसे बड़ा लस्सी का गिलास दिया। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होती तो यह हम सब की जीत है, क्योंकि हम सब एक साथ थे। आस्था लोगों की वाहवाही के बीच मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके मन का एक कोना अभी भी आश्वस्त नहीं था कि क्या सच में शांति आ गई है। विक्रम राणा तो सिर्फ एक पूंछ था, तो फिर धड़ कहां था? क्या वह बड़ी ताकत अपने पैसे के इतने बड़े स्रोत को कटते हुए देखती रहेगी? उसका बुरा अंदेशा सच हो गया। अगले दिन दोपहर जब बाजार में भीड़ कम थी, आस्था की दुकान पर एक सलीके से सूट पहने अधेड़ उम्र का आदमी आया। वह कोई कीमती कपड़ा खरीदने वाला ग्राहक नहीं लग रहा था। उसने अपना परिचय फ्यूचर एसेट मैनेजमेंट के डायरेक्टर मिस्टर वर्मा के रूप में दिया। आस्था, शर्मा जी, आपसे कुछ बात करनी है। उसका लहजा विनम्र था, लेकिन उसमें विक्रम राणा से अलग एक ठंडी और सोची समझी धमकी का एहसास था। आस्था उसे दुकान के अंदर एक छोटी मेज पर ले गई। मिस्टर वर्मा ने अपने ब्रीफकेस से एक मोटा लिफाफा और कुछ कागज निकालकर मेज पर रखे। सुना है चांदनी चौक बाजार ने एक बड़ी मुश्किल का सामना किया है। हमारी कंपनी पारंपरिक बाजारों की मदद करने का सामाजिक काम करती है। आग से प्रभावित व्यापारियों के लिए हम 5 करोड़ रुपए का पुनर्निर्माण अनुदान देना चाहते हैं। 5 करोड़। बाजार के व्यापारियों के लिए यह एक अकल्पनीय रकम थी। आस्था ने शक भरी निगाहों से उसे देखा। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, और यह आस्था जी आपके लिए एक व्यक्तिगत मुआवजा है। उसने जो लिफाफा आगे बढ़ाया उसमें नोटों की गड्डियां भरी थीं। अंदाजा था कि कम से कम 1 करोड़ होंगे। इतना पैसा आप हमें क्यों दे रहे हैं? मिस्टर वर्मा धीरे से मुस्कुराया। मैंने बताया ना, यह एक सामाजिक कार्य है। बस हमारी एक छोटी सी इच्छा है। आखिरकार वह अपनी असली बात पर आ गया। विक्रम राणा की घटना के कारण बाजार का माहौल अभी भी ठीक नहीं है। हम बस चाहते हैं कि बाजार में जल्द से जल्द शांति लौटे और व्यापारी अपने काम पर ध्यान दें। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी इस मामले को जल्दी भूलकर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाएं। भूलने का मतलब क्या है? पुलिस की जांच में अब और कोई अनावश्यक बयान न दें।
खासकर विक्रम राणा के पीछे किसी के होने जैसी अफवाहें फैलाकर जांच को न भटकाएं। और जो लैपटॉप आप विक्रम राणा के गोदाम से लाई थीं, उसे हम सुरक्षित रूप से संभाल लेंगे। ऐसी खतरनाक चीज अपने पास रखना आपके लिए अच्छा नहीं है। यह फुसलाना और धमकी देना दोनों था। पैसे से उसे खरीदकर मामले को विक्रम राणा के व्यक्तिगत अपराध के रूप में छोटा करके चुपचाप बंद करने की साजिश थी। आस्था ठंडी हंसी हंसी, आप लोग हैं कौन? विक्रम राणा के पीछे आप ही लोग थे, है ना? मिस्टर वर्मा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। आस्था जी, मैंने आपको समझदार समझा था, लेकिन थोड़ी निराशा हुई। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं छेड़ना चाहिए। बेवजह मुसीबत मोल लेने की क्या जरूरत है? यह पैसा लीजिए और बाजार के लोगों के साथ खुशी से रहिए, यही समझदारी है। मुझे यह पैसा नहीं चाहिए, और तुम जैसे कचरे के दिए हुए पैसे इतने गंदे हैं कि उन्हें छूने का भी मन नहीं करता। इसे लेकर वापस जाओ। आस्था के दृढ़ इनकार से वर्मा का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह अपनी जगह से उठा और कागज और पैसे का लिफाफा वापस अपने बैग में रखने लगा। उसकी आंखें अब किसी विनम्र व्यवसायी की नहीं थीं, वे एक तेज खंजर की तरह आस्था को भेद रही थीं। आप पछताएंगी आस्था जी। वह दुकान से निकलने से पहले रुका और मुड़कर एक आखिरी बात कही। उस एक बात ने आस्था के दिल को जमा दिया। मेजर आस्था शर्मा, नौसेना स्पेशल वॉरफेयर, देश ने आपके लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। उस कुर्बानी को व्यर्थ करने की मूर्खता मत कीजिएगा। वे जानते हैं। आस्था का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसका पूरी तरह से छिपा हुआ अतीत। सेना के अंदर भी कुछ ही लोगों को पता उसकी असली पहचान। वे लोग जानते थे विक्रम राणा तो सिर्फ शुरुआत था। वह अब अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक परछाई का सामना कर रही थी। तूफान गुजरा नहीं था, असली तूफान तो अब शुरू हो रहा था। मिस्टर वर्मा के छोड़े गए शब्द जहरीले तीर की तरह आस्था के दिमाग में चुभ गए। वे मेरा अतीत जानते हैं। यह तथ्य सिर्फ एक धमकी नहीं था, बल्कि उसके अस्तित्व को हिला देने वाला एक खौफ था। उसका मार्कोस की स्टील की शेरनी होना एक सैन्य रहस्य था। यह बात आम लोगों, और वह भी एक आपराधिक संगठन को पता होना, इस बात का भयानक सबूत था कि उनका नेटवर्क देश की व्यवस्था में बहुत गहराई तक घुस चुका है। उस दिन के बाद आस्था सो नहीं पाई। बाजार की शांति एक पतली बर्फ की चादर पर खड़ी थी। दुश्मन बिना सामने आए उसके सबसे कमजोर हिस्से को पकड़कर उसे हिलाने लगा था। पहला हमला एक ऐसी जगह से हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। इंस्पेक्टर अर्जुन प्रताप का फोन आया। उसकी आवाज में लाचारी थी। आस्था जी, आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? विक्रम राणा का मामला ऊपरी आदेशों से बंद कर दिया गया है। जांच इस नतीजे पर पहुंची है कि यह विक्रम राणा का अकेले का काम था। क्या यह साफ है कि उसके पीछे कोई है और आप मामला बंद कर रहे हैं? मैं भी पागल हो रहा हूं, लेकिन ऊपर से जो आदेश आता है वह मानना पड़ता है। सख्त आदेश है कि इस मामले में और कोई कार्रवाई न की जाए। आस्था जी, आपके पहचान के रिकॉर्ड को भी डिलीट करने का आदेश आया है। आखिर आप हैं कौन? आपके पीछे कौन है? उल्टा इंस्पेक्टर अर्जुन आस्था के पीछे किसी के होने का शक कर रहा था। आस्था केवल कड़वी हंसी हंस सकती थी। उसके पीछे नहीं, बल्कि दुश्मन के पीछे एक अकल्पनीय ताकत थी। एक ऐसी शक्ति जो पुलिस की जांच को एक झटके में रोक सकती थी। और दूसरा हमला कहीं ज्यादा नीच और व्यक्तिगत था। एक शाम आस्था के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। कांपती हुई आवाज के मालिक ने उसके दिल को दहला दिया। आस्था, समीर भाई? समीर वर्मा, मार्कोस में उसके साथ शेंस की परवाह किए बिना लड़ने वाला उसका डिप्टी टीम लीडर, परिवार से भी ज्यादा करीबी एक साथी। रिटायरमेंट के बाद उसने एक छोटी सुरक्षा एजेंसी खोली थी और ईमानदारी से जी रहा था। भाई, क्या हुआ? आपकी आवाज ऐसी क्यों है? मुझसे मिलो, कुछ बात करनी है। मिलने की जगह पर समीर का हाल बहुत बुरा था। एक आत्मविश्वासी कमांडो की आंखें गायब थीं और उनकी जगह व्यापार में नाकामी की चिंता और थकान ने ले ली थी। आखिर हुआ क्या है? भाई, मैं बर्बाद होने वाला हूं। समीर की कहानी चौंकाने वाली थी। कुछ दिनों से अचानक आयकर विभाग की विशेष जांच शुरू हो गई और उस पर झूठे कर चोरी के आरोप में भारी जुर्माना लगा दिया गया। उसके ग्राहक एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने लगे और बैंक ने लोन की तुरंत चुकाने की मांग की। यहां तक कि एक छोटी सी मारपीट में फंसकर उसे पुलिस जांच का भी सामना करना पड़ा। कोई अदृश्य हाथ उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा था। मुझे कुछ अजीब लगा।
सब कुछ एक साथ हो रहा था। फिर कल एक आदमी मुझसे मिलने आया। समीर ने सूखा गला तर किया। उसने मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई और कहा, आस्था को बता देना, बाजार से हाथ खींच ले और चुपचाप जिए। यह सिर्फ पहली चेतावनी है। आस्था, तुम किस मुसीबत में फंस गई हो? आस्था ने होंठ भींच लिए। गुस्सा और बेबसी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वे अब उसकी सबसे कीमती चीज, उसके पुराने साथियों को भी निशाना बना रहे थे। उसकी वजह से बेकसूर समीर को तकलीफ हो रही थी। माफ करना भाई, मेरी वजह से। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? वे लोग ही कमीने हैं, लेकिन लगता है दुश्मन मामूली नहीं है। अपना ध्यान रखना, आस्था। समीर ने ऐसा कहा, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं, प्लीज यहीं रुक जाओ। घर लौटकर आस्था गहरी सोच में डूब गई। अगर वह लड़ती रही तो समीर ही नहीं, दूसरे टीम के सदस्यों को भी नुकसान हो सकता था। उसके प्यारे बाजार के लोग भी कभी भी खतरे में पड़ सकते थे। शायद जैसा वे चाहते हैं, सब कुछ भूलकर एक आम व्यापारी की तरह जीना ही सबके लिए बेहतर हो। उसने एक पुरानी एल्बम निकाली। एल्बम में काले पड़े चेहरों के साथ अजीब सी हंसी हंसते हुए मार्कोस टीम के सदस्यों की तस्वीरें थीं। समीर भी था और दूसरे ऑपरेशनों में शहीद हुए साथियों के चेहरे भी थे। उन्होंने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया था। उसने भी यही किया था। उसे रिटायरमेंट क्यों लेना पड़ा? आखिरी ऑपरेशन की भयानक यादें एक भूत की तरह उस पर छा गईं। अफगानिस्तान में एक गुप्त मिशन, एक आतंकवादी संगठन द्वारा अगवा किए गए एक वीवीआईपी को बचाने का ऑपरेशन ठीक चल रहा था, लेकिन आखिरी पल में सब कुछ गड़बड़ हो गया। यह साफ था कि अंदर की जानकारी लीक हुई थी। टीम दुश्मन के जाल में फंस गई और भीषण लड़ाई के बाद 2 सदस्य शहीद हो गए। आस्था घायल अवस्था में वीवीआईपी को बचाकर लौटी। समस्या उसके बाद शुरू हुई। सेना के आला अधिकारियों ने जानकारी लीक होने की संभावना से इनकार कर दिया और सारी जिम्मेदारी आस्था की टीम पर डाल दी। शहीद हुए सदस्यों को सम्मानित योद्धा के बजाय ऑपरेशन को विफल करने वाले भगोड़े के रूप में दर्ज किए जाने का खतरा था। आस्था गुस्से में थी। उसने सच्चाई सामने लाने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन एक बड़ी अदृश्य दीवार से टकरा गई और उस दीवार के केंद्र में जो व्यक्ति था, उसका नाम था सूर्यकांत सिंह राठौड़। सूर्यकांत देश की सबसे बड़ी रक्षा कंपनी राठौड़ डिफेंस सिस्टम्स का चेयरमैन और राजनीति और व्यापार को पर्दे के पीछे से नियंत्रित करने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति। वीवीआईपी बचाव अभियान में हथियारों की आपूर्ति और स्थानीय जानकारी की लाइन उसी के हाथ में थी। आस्था को यकीन था कि जानकारी लीक होने के पीछे उसी का हाथ है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। उल्टा सूर्यकांत ने उस पर देश के सम्मान के लिए मुंह बंद रखने का दबाव डाला। अंत में उसे अपने शहीद साथियों के सम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ दिल में दफनाकर चुपचाप वर्दी उतारनी पड़ी। अतीत का भूत वर्तमान की परछाई के साथ एक हो रहा था। बाजार का साहूकार विक्रम राणा, उसे धमकाने वाला मिस्टर वर्मा और उसके अतीत को कुचलने वाला सूर्यकांत, सब एक ही थे। विक्रम राणा का तस्करी का धंधा सूर्यकांत के विशाल अवैध धन को साफ करने का एक छोटा सा जरिया मात्र था। अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। यह सिर्फ बाजार को बचाने की लड़ाई नहीं थी, यह अपने शहीद साथियों का सम्मान वापस पाने और अपने कुचले हुए अतीत का सामना करने की एक निर्णायक जंग थी। अगर मैं यहां से पीछे हटी तो मुझे जिंदगी भर एक मुर्दे की तरह जीना पड़ेगा। अपने शहीद साथियों, बचे हुए दोस्तों और मुझ पर विश्वास करने वाले बाजार के लोगों के सामने शर्मिंदा न होने के लिए मुझे लड़ना होगा। आस्था की आंखें फिर से ठंडी चमकने लगीं। वह अब सिर्फ बचाव नहीं कर सकती थी, उसे सांप की पूंछ नहीं बल्कि उसका सिर कुचलना था। उसने अपनी दराज में गहरे रखे एक अवैध फोन को निकाला। यह एक आपातकालीन संपर्क था जो उसने सिर्फ सैन्य खुफिया विभाग में काम करने वाले एक पुराने साथी को दिया था। उसने रिटायर होते समय उम्मीद की थी कि इस नंबर पर कभी फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब वक्त आ गया था। कुछ रिंग के बाद एक दबी हुई आवाज आई, कौन? मैं हूं, त्रिशूल। त्रिशूल, समुद्र के देवता द्वारा दिया गया त्रिशूल। मार्कोस में उसका ऑपरेशनल कॉल साइन था। फोन के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति की सांस रुक गई। जिंदा हो? हां, अभी तक। तुमसे एक मदद चाहिए। बोलो। बैन बाद दो। राठौड़ डिफेंस सिस्टम्स का चेयरमैन सूर्यकांत सिंह राठौड़। उसके बारे में जो कुछ भी जानते हो सब बता दो।
आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि वह जानकारी जो सिर्फ तुम लोग जानते हो, अनौपचारिक रूप से। तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? वह एक ऐसा राक्षस है जिस पर देश भी हाथ नहीं डाल सकता, इसीलिए मैं उसे खुद पकड़ना चाहती हूं। मदद कर सकते हो? फोन पर एक लंबी खामोशी छाई रही और फिर आखिरकार एक दृढ़ आवाज आई, ईमेल पता भेजो। मेरे पास जो कुछ भी है सब भेज दूंगा, लेकिन इसके बाद हमारा रिश्ता खत्म। दोबारा फोन मत करना। शुक्रिया। फोन रखकर आस्था ने अपना पुराना सैन्य बैग खोला। उसके अंदर आस्था फैब्रिक्स की मालकिन का नहीं, बल्कि स्पेशल एजेंट आस्था का सामान सो रहा था। उसने उसमें से एक छोटी सी यूएसबी निकालकर लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर एनक्रिप्टेड सैटेलाइट मैप्स और विभिन्न निगरानी कार्यक्रम दिखाई देने लगे। शिकार शुरू हो गया था। अब वह शिकार नहीं, बल्कि शिकारी थी। बाजार की शांति के लिए शुरू हुई लड़ाई अब देश के एक बड़े राक्षस के साथ एक अकेली जंग में बदल गई थी। अगली सुबह आस्था के सुरक्षित ईमेल पर एक एनक्रिप्टेड फाइल आई। यह सैन्य खुफिया विभाग के उसके साथी ने अपनी जान जोखिम में डालकर भेजी थी। फाइल को खोलने पर सूर्यकांत सिंह राठौड़ नामक राक्षस की असलियत से भरी भारी जानकारी सामने आई। उसका आधिकारिक कंप्लाट चेन्स 2 से 17 खुद का एनक्रिप्टेड फाइल पर में प्रोफाइल एक सफल रक्षा कंपनी के सीईओ और एक देशभक्त का था, लेकिन पर्दे के पीछे अवैध हथियार सौदे, सैन्य रहस्यों का रिसाव, राजनीतिक लॉबिंग और खगोलीय पैमाने पर काले धन का एक मकड़जाल था। विक्रम राणा का नकली सामान का तस्करी का धंधा उसके अनगिनत अवैध व्यवसायों में से एक छोटा सा हिस्सा था। आस्था ने डेटा का विश्लेषण करते हुए सूर्यकांत की सबसे घातक कमजोरी की तलाश शुरू की। उसे कानून के कटघरे में खड़ा करना असंभव था। वह पहले से ही कानून से ऊपर था। उसे गिराने के लिए उसकी उस चीज को नष्ट करना होगा जिसे वह सबसे ज्यादा महत्व देता था और जिसके लिए उसने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। आखिरकार उसने उसे खोज निकाला। प्रोजेक्ट डेल्टा, भारत के अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकास कार्यक्रम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पुर्जों की आपूर्ति का अनुबंध। खरबों का यह अनुबंध सूर्यकांत का सपना था, जिसके लिए वह सालों से मेहनत कर रहा था ताकि राठौड़ डिफेंस सिस्टम्स को एक वैश्विक कंपनी बना सके। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए अगले हफ्ते अमेरिका की एक बड़ी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन की एक टीम खुफिया तौर पर भारत आने वाली। अगर यह अनुबंध रद्द हो जाता तो सूर्यकांत को एक ऐसा झटका लगता जिससे वह कभी उबर नहीं पाता। डेटा में राठौड़ डिफेंस सिस्टम्स के उस R&D सेंटर की भी गोपनीय जानकारी थी जहां टीम जाने वाली थी। स्थान, आंतरिक संरचना और सुरक्षा प्रणाली की कमजोरियां, यह उसके साथी का आखिरी तोहफा और चेतावनी थी। आस्था ने फैसला किया। उसने एक ऐसा कदम उठाने का निश्चय किया जहां से वापसी संभव नहीं थी। उसने समीर को फिर से फोन किया। भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। आपकी तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत है। आस्था, नहीं, वे लोग हमारे स्तर के नहीं हैं, इसीलिए आपकी जरूरत है भाई। मैं आपको इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती। यह मेरी लड़ाई तो है ही, लेकिन अब यह आपकी लड़ाई भी है। आस्था ने सूर्यकांत और उस ऑपरेशन की सच्चाई के बारे में सब कुछ बता दिया। शहीद साथियों पर लगे झूठे आरोप और इस सब के पीछे सूर्यकांत का हाथ होने की बात जानकर समीर की आंखों में गुस्सा भर गया। अब वह और नहीं झिझका। क्या करना है? आस्था की योजना साहसी और खतरनाक थी। जिस दिन लॉकहीड मार्टिन की टीम R&D सेंटर का दौरा करेगी, उस दिन सेंटर के मुख्य सर्वर में घुसकर प्रोजेक्ट डेल्टा के मुख्य तकनीकी डेटा को बाहर लीक होने का नाटक करना और साथ ही सूर्यकांत के काले धन और अवैध लॉबिंग के सबूतों को टीम और मीडिया को गुमनाम रूप से भेजना। तकनीकी रिसाव और मालिक के जोखिम के सबसे बुरे संयोजन से अनुबंध को ही रद्द करवा देने की योजना थी। रोहन भी इस मिशन में शामिल हो गया। वह जानता था कि यह खतरनाक है, लेकिन उसने आस्था का साथ देने की जिद की। उसे बाहर से निगरानी रखने और संचार का काम सौंपा गया। पार्वती दादी और बाजार के व्यापारी उनकी योजना के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने महसूस कर लिया था कि वे किसी बड़े काम की तैयारी कर रहे हैं और चुपचाप उनकी मदद की। बाजार उनका मजबूत बेस कैंप बन गया। ऑपरेशन से एक रात पहले आस्था ने अपने छोटे से कमरे में चुपचाप अपना सामान तैयार किया। उसने अब बाजार के व्यापारी के कपड़े नहीं, बल्कि शरीर से चिपके हुए काले रंग के विशेष एक्टिविटी सूट पहने थे।
उसकी कमर पर तार और विभिन्न घुसपैठ के उपकरण थे। उसके चेहरे से सौम्य मुस्कान गायब थी और उसकी जगह एक भावहीन योद्धा का चेहरा था। ऑपरेशन के दिन सूर्यकांत के R&D सेंटर के चारों ओर कड़ी सुरक्षा थी। आस्था और समीर योजना के अनुसार सेंटर के पीछे एकमात्र अंधेरे कोने यानी वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए घुसने लगे। जब समीर अपने छोटे लैपटॉप से आंतरिक सुरक्षा प्रणाली को हैक कर रहा था, आस्था एक काले तेंदुए की तरह बिना आवाज किए आगे बढ़ रही थी। लेजर डिटेक्टरों से बचते हुए, प्रेशर सेंसरों को निष्क्रिय करते हुए वह एक अनुभवी एजेंट की तरह आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वे मुख्य सर्वर रूम में पहुंच गए। समीर पसीना बहाते हुए फायरवॉल को तोड़ने लगा और आस्था उसकी पीठ की रक्षा करते हुए आने वाले गार्डों को चुपचाप ढेर कर रही थी। टूट गया, अब से 5 मिनट में डेटा डालकर निकलना है। समीर की घबराई हुई आवाज के साथ आस्था ने तैयार वायरस और खुलासे वाले डेटा की USB सर्वर में लगा दी। डेटा अपलोड होते समय एक एक सेकंड एक साल जैसा लग रहा था। 30%, 60%, 90% हो गया, चलो निकलते हैं। ठीक उसी पल सर्वर रूम का भारी स्टील का दरवाजा बंद हो गया और अलार्म बजने लगा। यह एक जाल था। उनकी घुसपैठ का पहले से ही अंदाजा था। स्पीकर से एक ठंडी आवाज गूंजी। यह सूर्यकांत था। स्वागत है मेजर आस्था, मैं जानता था कि तुम आओगी। चारों तरफ की दीवारों से हथियारबंद गार्ड निकल आए और उनके सामने एक मजबूत शरीर और भावहीन आंखों वाला एक आदमी खड़ा था। वह कोई आम गार्ड नहीं था। आस्था ने एक नजर में पहचान लिया। वह भी उसी तरह के प्रशिक्षण से गुजरा एक शीर्ष विशेष एजेंट था। मेरा नाम बख्तावर सिंह है, राठौड़ डिफेंस सिस्टम्स का सुरक्षा प्रमुख। मैं तुम जैसे पूर्व सैनिकों से बहुत अलग हूं। बख्तावर आस्था की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने समीर की ओर इशारा करते हुए अपने आदमियों को आदेश दिया, इसे ले जाओ, इस औरत से मैं खुद निपटूंगा। नहीं, समीर ने विरोध किया, लेकिन संख्या में ज्यादा होने के कारण उसे जबरदस्ती ले जाया गया। सर्वर रूम में अब सिर्फ आस्था और बख्तावर बचे थे। चेयरमैन साहब ने खास तौर पर कहा है, ज्यादा से ज्यादा दर्द देकर धीरे धीरे मारना। बख्तावर ने अपनी टाई ढीली की और अपनी उंगलियां चटखाईं। उसकी आंखों में जान लेने का इरादा था। आस्था ने अपनी सांसें संभाली। उसे घायल समीर को बचाना था और यहां से निकलना था और मिशन पूरा करना था। उसके हाथ में भी एक छोटा हथियार था। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह 2 शीर्ष शिकारियों के बीच जिंदा रहने की जंग थी। दोनों के शरीर हवा में टकराए। धड़ाम की आवाज के साथ सर्वर रूम के उपकरण टूटने लगे। तेज, अनुशासित और घातक हमले लगातार हो रहे थे। यह एक बराबरी की लड़ाई थी, या शायद उपकरण और ताकत में आगे होने के कारण बख्तावर आस्था पर भारी पड़ रहा था। बख्तावर की एक लात आस्था के कंधे पर लगी। तेज दर्द के साथ आस्था पीछे हट गई। बख्तावर ने मौका नहीं गंवाया और उसकी गर्दन पर आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ा। हार को महसूस करते हुए आस्था की नजर टूटे हुए सर्वर के एक तेज टुकड़े पर पड़ी। उसने छलांग लगाकर वह टुकड़ा उठाया और बख्तावर के हमले से बचते हुए उसकी जांघ में गहरा घोंप दिया। आह! बख्तावर की चीख के साथ उसका शरीर लड़खड़ाया। आस्था ने मौका नहीं गंवाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर वार किया। विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। आस्था अपने घायल कंधे को पकड़े लड़खड़ाते हुए उठी। उसने बख्तावर से छीनी हुई वॉकी टॉकी उठाई। ऑपरेशन सफल रहा। वादे के मुताबिक सारा डेटा भेज दिया गया है। अब समीर को छोड़ दो। दूसरी तरफ से सूर्यकांत की ठंडी हंसी सुनाई दी। सफल? आस्था, तुम्हें अभी भी स्थिति समझ नहीं आई? तुमने जो किया वह मेरे पैर में चुभे एक कांटे को निकालने जैसा है। अनुबंध में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन वह रद्द नहीं होगा। लेकिन तुम अब खत्म हो। उसकी आवाज में अहंकार था और उसने जो आखिरी बात कही उसने आस्था के दिल को चीर दिया। और हां, तुम्हारा वह बेस कैंप जिसे तुम इतना बचाना चाहती थी, अब तक तो वहां देखने लायक नजारा होगा। लगता है तुम युद्ध का पहला नियम भूल गई, हमेशा अपने ठिकाने की रक्षा करो। फोन कट गया। आस्था का खून ठंडा पड़ गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। R&D सेंटर से दूर दिल्ली शहर में चांदनी चौक की दिशा में रात का आसमान लाल जल रहा था। सूर्यकांत ने उसे यहां फंसाकर उसी समय बाजार पर हमला कर दिया था। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब सिर्फ बदला बाकी था। उसकी आंखों से गर्म आंसू बह निकले। यह दुख के आंसू नहीं थे, यह सब कुछ जला देने वाली नर्क की आग से भी ज्यादा गर्म
गुस्से के आंसू थे। सूर्यकांत के आखिरी शब्द नर्क के बिगुल की तरह आस्था के कानों में गूंज रहे थे। चांदनी चौक जल रहा है। यह एक ऐसी हकीकत थी जो उसके होश उड़ा रही थी और उसके दिल को जमा रही थी। सूर्यकांत उसकी हर बात जानता था। जब वह सैनिक थी तब की उसकी जानता, रणनीति, और अब एक बाजार की व्यापारी के रूप में वह जिसे सबसे ज्यादा बचाना चाहती थी वह भी। उसने उसे RD सेंटर में फंसाकर उसी समय उसके दिल पर खंजर घोंप दिया था। गुस्से ने दर्द को निगल लिया। घायल कंधे का दर्द, थके हुए शरीर की पीड़ा, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, वापस जाना है किसी भी कीमत पर। आस्था ने गिरे हुए बख्तावर की कमर से पिस्तौल और अतिरिक्त गोलियां निकाली, फिर खिड़की तोड़कर नीचे कूद गई। कई मीटर नीचे खाई थी, लेकिन उसने इमारत के बाहरी पाइपों और ढांचों का इस्तेमाल करते हुए एक जानवर जैसी फुर्ती से जमीन की ओर उतरना शुरू कर दिया। स्पेशल फोर्स का प्रशिक्षण उसकी हड्डियों और मांसपेशियों में बसी एक आदत की तरह बाहर आ रहा था। जमीन पर पहुंचते ही वह पार्किंग में खड़ी राठौड़ डिफेंस सिस्टम्स की एक कार की ओर दौड़ी। पिस्तौल से शीशा तोड़ा और तारों को जोड़कर गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ कार गोली की तरह अंधेरे को चीरते हुए दौड़ने लगी। वह दिल्ली की सड़कों पर पागलों की तरह गाड़ी चला रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ शहर का लाल जलता हुआ आसमान दिख रहा था। प्लीज देर न हो जाए, सब सुरक्षित हो। वह जिंदगी में पहली बार ऐसी प्रार्थना कर रही थी। वह जिंदगी आग प्रार्थना कर रही थी। जैसे जैसे वह चांदनी चौक के पास पहुंची, जलने की गंध तेज होती गई और चीख पुकार की आवाजें कानों में पड़ने लगीं। बाजार का प्रवेश द्वार एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। काले कपड़ों में दर्जनों भाड़े के गुंडे लोहे की रॉड और डंडे लेकर बाजार को अंधाधुंध तोड़ रहे थे। उनकी हरकतें विक्रम राणा के अनाड़ी गुंडों से बहुत अलग थीं। वे प्रशिक्षित, संगठित और बेरहम थे। वे सूर्यकांत के सबसे अच्छे लड़ाके थे। लेकिन आस्था ने जो देखा वह सिर्फ एक तरफा तबाही नहीं थी। हरामजादो, ये हमारी रोजी रोटी है। कसाई चौधरी अपनी भारी छुरी लेकर गुंडों के सामने खड़ा था। उसके बगल में रोहन अपनी ठेले को ढाल बनाकर पत्थर फेंक रहा था। पार्वती दादी दूसरी औरतों के साथ छत से खौलता हुआ पानी फेंक रही थी। वे भागे नहीं थे, वे लड़ रहे थे। डर कर छिपने वाले कमजोर व्यापारी अब नहीं थे। आस्था ने जो प्रतिरोध की आग जलाई थी वह बुझी नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी रक्षा के लिए साहस की ज्वाला बन गई थी। उसके बिना वे खुद योद्धा बनकर अपने घर की रक्षा कर रहे थे। आस्था की आंखों से गर्म आंसू बह निकले। वह कार से उतरी। उसका आगमन किसी फिल्म के सीन जैसा था। आग और धुएं के बीच खून और धूल से सनी एक काली वर्दी वाली योद्धा। उसके हाथ में एक ठंडी पिस्तौल थी। दीदी, उसे देखकर रोहन चिल्लाया। यह आवाज एक संकेत थी। आस्था आ गई। मालकिन लौट आई। व्यापारियों की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। उनका कमांडर, उनका सितारा आखिरकार लौट आया था। आस्था ने पिस्तौल हवा में उठाकर एक गोली चलाई। धाएं की तेज आवाज ने कोहराम को पल भर के लिए रोक दिया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। अब से जो भी इसे हाथ लगाएगा वह मेरे हाथों मरेगा। एक बर्फीली और स्टील जैसी दृढ़ आवाज। यह बाजार की रक्षक का आखिरी अल्टीमेटम था। गुंडों का सरदार हंसा और अपने आदमियों को इशारा किया। एक औरत से डरने की जरूरत नहीं है, सबको खत्म कर दो। आर्या, आ। जैसे ही वे आस्था की ओर दौड़े, असली जंग शुरू हो गई। आस्था ने अब अपनी ताकत नहीं छिपाई। वह आग के बीच नाचती एक काली परछाई थी और दुश्मनों को सजा देने वाली मौत की देवी। उसकी पिस्तौल से गोलियां निकलकर दुश्मनों के कंधों और पैरों पर सटीक निशाना लगा रही थीं। मकसद मारना नहीं, बल्कि उन्हें अक्षम करना था। गोलियां खत्म होने के बाद उसका शरीर ही एक हथियार बन गया। वह हमलों से बचकर जोड़ों को तोड़ रही थी और कमजोर हिस्सों पर वार करके पल भर में बाजी पलट रही थी। उसकी जबरदस्त ताकत व्यापारियों में भी फैल गई। वे अब और नहीं डर रहे थे। आस्था के चारों ओर एकजुट होकर वे एक प्रशिक्षित सेना की तरह गुंडों को पीछे धकेलने लगे। चौधरी की छुरी हवा को चीर रही थी और रोहन का ठेला एक शक्तिशाली हमलावर हथियार बन गया था। लेकिन संख्या का फर्क साफ था। गुंडे लगातार आ रहे थे और व्यापारी एक एक करके थक रहे थे। ठीक उसी पल रात की खामोशी को चीरते हुए सायरन की तेज आवाजें बाजार की ओर बढ़ने लगीं।
दर्जनों पुलिस की गाड़ियां और स्पेशल टीम की बख्तरबंद गाड़ियां गुंडों का रास्ता रोककर बाजार को घेरने लगीं। कार से इंस्पेक्टर अर्जुन प्रताप उतरे। उन्होंने लाउड स्पीकर पर चिल्लाया, सब हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। इंस्पेक्टर अर्जुन को आस्था का गुमनाम ईमेल मिला था। उसमें सूर्यकांत के सारे गुनाहों के सबूत के साथ यह चेतावनी भी थी कि आज रात चांदनी चौक खतरे में है। उसने ऊपरी दबाव और अपनी जमीर के बीच संघर्ष किया और आखिरकार उसने भ्रष्ट सत्ता का कुत्ता बनने से इनकार कर दिया और एक नागरिक की रक्षा करने वाले पुलिसकर्मी का रास्ता चुना। उसने अपनी नौकरी दांव पर लगाकर पूरे थाने की फोर्स को बुला लिया था। बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी। गुंडे हथियार डालकर सरेंडर करने लगे। आस्था इंस्पेक्टर अर्जुन के पास गई। आप आ गए इंस्पेक्टर, आपकी वजह से आज मुझे असली पुलिस का मतलब याद आया। शुक्रिया। अभी खत्म नहीं हुआ है, सांप का सिर अभी बाकी है। आस्था ने पास की सबसे ऊंची इमारत की ओर देखा। सूर्यकांत, वह अहंकारी आदमी, जरूर कहीं से यह सब देख रहा होगा। वहां मैं जाऊंगी, अकेले खतरनाक है। यह मेरी निजी लड़ाई है, इसे मुझे ही खत्म करना होगा। आस्था ने अर्जुन की बात को अनसुना कर दिया और इमारत की ओर बढ़ गई। इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल, चेयरमैन का निजी लाउंज। जैसा कि अंदाजा था, सूर्यकांत वहीं था। वह बड़ी सी खिड़की से तबाह होते बाजार को देखते हुए वाइन पी रहा था। उसके बगल में एक कुर्सी पर फटी हुई शर्ट में समीर बंधा हुआ था। आ गई, मेरी आखिरी कलाकृति का आनंद लेने के लिए बिल्कुल सही समय पर आई हो। सूर्यकांत ने आस्था को देखकर आराम से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक पागलपन की चमक थी। कमीने, आस्था की आवाज में जान लेने का इरादा था। ऐसी नजरों से क्यों देख रही हो? उन कीड़े मकोड़ों जैसे बाजार वालों में से कुछ के मर जाने से देश बर्बाद हो जाएगा क्या? बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानियां जरूरी होती हैं। यही देश का विकास है और यही देशभक्ति। तुम जैसी सैनिक को यह बात अच्छी तरह पता होगी। चुप रहो, अपने गंदे मुंह से देशभक्ति का नाम मत लो। देश तुम जैसे कैंसर सेल नहीं है, बल्कि वे लोग हैं जो नीचे खून बहाकर अपनी जिंदगी की रक्षा कर रहे हैं। बकवास। सूर्यकांत ने वाइन का गिलास नीचे रखा और अपनी जगह से उठा। हैरानी की बात थी कि उसका शरीर बिना किसी चर्बी के मजबूत मांसपेशियों से बना था। वैसे भी आज तुम यहीं मरोगी, अपने प्यारे बाजार के साथ। उसने समीर के सिर पर पिस्तौल रख दी। अब चुनो, खुद मरोगी या अपने पुराने साथी को पहले मरते हुए देखोगी? ठीक उसी पल आस्था ने छलांग लगाई। वह जमीन पर लुढ़कते हुए गोली चलाई। गोली सूर्यकांत की पिस्तौल पर लगी और उसे दूर फेंक दिया। जब सूर्यकांत हैरान था, आस्था उस पर टूट पड़ी। आखिरी लड़ाई शुरू हो गई थी। सूर्यकांत आस्था की उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर था। वह सिर्फ एक व्यवसायी नहीं था, उसकी हरकतें सैन्य खुफिया विभाग में प्रशिक्षित एक विशेष हथियारे की थीं। दोनों की लड़ाई इंसानी सीमाओं से परे थी। लाउंज का महंगा फर्नीचर कागज की तरह टूट रहा था। भीषण लड़ाई के बाद आस्था ने सूर्यकांत की एक कमजोरी पकड़ ली। उसने उसका हाथ मोड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसके जबड़े पर सिर से वार किया। हड्डी टूटने की आवाज के साथ सूर्यकांत चीखते हुए गिर पड़ा। आस्था उसके ऊपर चढ़कर मुक्का उठाने लगी। एक ही वार से सब कुछ खत्म हो सकता था। शहीद साथियों के चेहरे, जलता हुआ बाजार, समीर का दर्दनाक चेहरा, सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। लेकिन उसने मुक्का नहीं मारा। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम जैसे कमीने को अपने हाथों से मारना मेरे साथियों का अपमान होगा। तुम्हें कानून सजा देगा और तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। उसी कानून के तहत जिसे तुम कीड़े मकोड़ों से भी बदतर समझते थे। उसने बदले की जगह न्याय को चुना। तभी इंस्पेक्टर अर्जुन के नेतृत्व में पुलिस की स्पेशल टीम लाउंज में घुस आई। वे जमीन पर पड़े सूर्यकांत को देखकर हैरान रह गए। सूर्यकांत सिंह राठौड़, तुम्हें अवैध साहूकारी, तस्करी, आगजनी और हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन 5 के आक्टो टैक्स पर भारत को पर्दे के पीछे से चलाने वाला एक बड़ा राक्षस ठंडी हथकड़ियों में जकड़ा जा रहा था। सब कुछ खत्म हो गया था। उपसंहार। कुछ महीने बीत गए। सूर्यकांत गेट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही राजनीति, प्रशासन और सेना में फैले उसके काले रिश्ते उजागर हो गए और कई बड़े अधिकारी या तो बर्खास्त हो गए या जेल चले गए। प्रोजेक्ट डेल्टा की पूरी तरह से समीक्षा की गई और आस्था के आखिरी ऑपरेशन में झूठे आरोपों में फंसे उसके साथियों को उनका भारतीय
सम्मान वापस मिल गया। चांदनी चौक का बाजार चमत्कारिक रूप से फिर से उठ खड़ा हुआ। उनकी कहानी दुनिया को पता चलने पर देश भर से चंदा और मदद आने लगी। सरकार और दिल्ली नगर निगम की मदद से बाजार पहले से ज्यादा साफ सुथरा और आधुनिक बन गया, लेकिन उसके अंदर बहने वाले जाने का तुरा की साफ दिले संदर करे। लोगों का प्यार और जोश वैसा ही रहा। समीर को रिहा कर दिया गया और उसका सम्मान बहाल हुआ और उसकी कंपनी इस घटना के बाद और भी भरोसेमंद बन गई। वह बाजार की नई सुरक्षा प्रणाली का एक मजबूत साथी बन गया। इंस्पेक्टर अर्जुन प्रताप को अपनी नौकरी दांव पर लगाने के साहस के लिए पदोन्नति मिली और उन्होंने खुद को चांदनी चौक का मानद रक्षक घोषित कर दिया। और आस्था शर्मा, वह अभी भी आस्था फैब्रिक्स की मालकिन थी। कई मीडिया और संगठनों से इंटरव्यू और भाषण के प्रस्ताव आए, लेकिन उसने सब कुछ मना कर दिया और चुपचाप एक बाजार की व्यापारी की जिंदगी में लौट आई। एक धूप वाले दिन हलचल भरे बाजार में आस्था एक ग्राहक के साथ सिल्क के कपड़े की कीमत पर मजाकिया अंदाज में सौदेबाजी कर रही थी। अरे मालकिन, थोड़ा और कम कर दो। अरे बहन जी, यह तो पहले से ही बिना मुनाफे के दे रही हूं, इसके बदले मैं आपको यह एक और मुफ्त में दे दूंगी। उसके चेहरे पर अतीत की परछाई की जगह एक गर्मजोशी और सुकून भरी मुस्कान थी। रोहन कोल्ड ड्रिंक लेकर उसकी दुकान पर आया। दीदी, धंधा कैसा चल रहा है? बढ़िया, सब हमारे रोहन की वजह से। तुम्हारी सब्जियां बिक रही हैं? हाँ, अब तो हम बाजार में सबसे आगे हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। दूर से पार्वती दादी ने हाथ हिलाकर खाने के लिए बुलाया। आस्था ने दुकान पर थोड़ी देर में आई का बोर्ड लगाया और बाहर निकल गई। शोरगुल, स्वादिष्ट गंध, प्यारे लोग। उसने अपनी आंखें बंद की और इस सब को अपने दिल में बसा लिया। वह अब देश के बड़े नाम के लिए लड़ने वाली एक सैनिक नहीं थी, लेकिन उसने आज अपने सबसे कीमती देश की रक्षा की थी। यही बाजार, यहाँ के लोग, यही उसका देश था जिसे उसने अपनी जान पर खेलकर बचाया था। आस्था, कभी वह एक अंधेरे और ठंडे युद्ध क्षेत्र में भटकने वाला एक सितारा थी, लेकिन अब वह चांदनी चौक के गर्म ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चमकने वाला सितारा बन गई थी। उसकी लंबी जंग खत्म हो गई थी। सच्ची शांति के बीच उसकी नई जिंदगी अब शुरू हो रही थी।